लास्ट क्लास में हम लोगों ने प्लैनेट्स के बारे में देखा। प्लैनेट्स के बाद हमने देखा कि किस तरह से हमने प्लैनेट्स को कनेक्ट किया राशि के साथ, कि कौन कौन सी राशि किन किन प्लैनेट्स के अंडर आती है ना। तो ये सारी चीजें हमने देखी समझी। उसके बाद हम बात करते हैं, आज हम स्टार्ट करेंगे। आज ही क्लास सबसे इंटरेस्टिंग होने वाली है। मतलब ऑब्वियसली बात है, पहली 2 क्लासेस भी बहुत इंटरेस्टिंग थे, लेकिन आज ही क्लास है। एक होता है ना कि अभी आज हम कुंडली पढ़ेंगे, कुंडली पढ़ने की स्टार्टिंग करेंगे आज हम, क्योंकि अब हमें प्लैनेट्स भी पता है, अब हमें राशि भी पता है, और अब हमें घर भी पता है। तो अब हम प्लैनेट्स पढ़ेंगे, अब हम कुंडली पढ़ेंगे। प्लैनेट्स तो पता चल गए हैं, तो बात करते हैं। आज जो हम लोग बात करेंगे ना, उससे पहले मैं कुछ बातें बताना चाहती हूँ, क्योंकि आज की जो भी सारी बातें होंगी वो उन बातों के ऊपर ही डिपेंड करेंगी। ठीक है, मैं आपको देख रही हूँ, जितने लोगों ने अपना कैमरा खोल रखा है, बट ऑब्वियस सी बात है तो मैं आपको देख रही हूँ। और देखो, अब कुछ लोग ना एकदम से सीधे होके बैठ गए कि अच्छा मैडम आप हमें देख रहे हैं। हाँ, हमें जिन जिन लोगों ने अपना कैमरा खोल रखा है मैं सबको देख रही हूँ। तो मैं आपको देख रही हूँ, मेरी दृष्टि पड़ रही है आपके ऊपर। मैंने आपको बोला था ना, आप कौन हो मेरे, आप सब लोग कौन हो मेरे लिए? आप सब लोग मेरे लिए 7th हाउस हो, है ना, क्योंकि आप एग्जैक्टली मेरे सामने हो, आप मेरे 7th हाउस में हो। तो आप सब लोग मेरे लिए 7th हाउस हो। मेरी दृष्टि पड़ रही है आप पर, मैं आपको क्लियरली देख पा रही हूं, क्लियरली। बट ऐसा भी नहीं है ना कि जो मेरे इधर होगा तो मैं उसको बिल्कुल नहीं देख पा रही होंगी, या जो इधर होगा मैं उसको बिल्कुल नहीं देख पा रही होंगी। लेकिन हाँ, ये बिल्कुल कहा जा सकता है कि मेरे बहुत ज्यादा, मेरा जो फोकस है, सारा का सारा जो मेरा फोकस है वो आपके ऊपर है, क्योंकि आप एग्जैक्टली मेरे 7th हाउस में बैठे हो। आप बिल्कुल मेरी नजरों के सामने बैठे हो, तो मैं आपको बहुत अच्छे से देख पा रही हूँ। यहां पर भी देख सकती हूँ, वहां पर भी देख सकती हूँ। कुछ हिलेगा विलेगा या कुछ इधर उधर होगा तो वहां पर भी मेरी दृष्टि जाएगी। या मतलब अगर मान लीजिए मैं मान लीजिए कि मैं एक इंसान नहीं हूं, मेरी मेरी मैं एक पुंज हूं, शक्ति पुंज हूं, जिसमें से रोशनी निकल रही है। अब वो रोशनी सबसे ज्यादा किसके ऊपर जाएगी? सामने 7th हाउस पे, है ना। यहां पर भी पड़ेगी, यहां पर भी पड़ेगी, लेकिन कम पड़ेगी ऑब्वियसली। तो हमारे जो हम अभी पढ़ने जा रहे हैं वैदिक, वहां पर ना 7th हाउस की दृष्टि को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बोला गया, कि कोई भी प्लैनेट जिस घर में बैठा होता है, उस घर से 7वें घर में उसकी दृष्टि जाती है। दृष्टि मतलब सारे प्लैनेट्स है, सबकी एनर्जी है। तो हर प्लैनेट, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, देर आर ओनली 7 प्लैनेट्स, 2 तो केवल छाया ग्रह हैं। तो हर प्लैनेट, जो कि सातों के सातों प्लैनेट है, उनकी एक ऊर्जा है, उनकी एक शक्ति है। तो वो सारी की सारी 7वें घर में जाती है। हर प्लैनेट की दृष्टि कहा, अब इससे ये दिमाग में मत लगा लेना, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, आप सब लोग कहीं ना कहीं कल की डेट में केपी भी पढ़ोगे, हिट्स भी पढ़ोगे, एस्पेक्ट्स भी पढ़ोगे। तो दिमाग में आएगा कि अच्छा, उस टाइम तो मैम ने बोला था कि सिर्फ 7वीं दृष्टि होती है। दृष्टि बहुत सारी होती है, लेकिन जब हम वैदिक पढ़ते हैं, हम पराशरी पढ़ते हैं, तो हम वहां पर जो सबसे महत्वपूर्ण दृष्टि होती है वो होती है 7वीं दृष्टि। हर प्लैनेट की 7वीं दृष्टि होती है। मतलब हर प्लैनेट जहां बैठा है, जिस घर में बैठा है, उससे 7वें घर में अपनी पूरी एनर्जी ट्रांसफर करता है, उसको देखता है। इसको हम दृष्टि कहते हैं। जब मतलब हम पढ़ते हैं पराशरी ज्योतिष, तो हम इसको दृष्टि कहते हैं। हर प्लैनेट की 7वीं दृष्टि है। लेकिन पराशर जी ने और जो भी जितने भी वैदिक क्लासिक्स हैं, उसमें हमें 3 प्लैनेट्स और देखने को मिलते हैं, जिनकी बनावट इस तरह से है कि वो अपने 7वें घर में तो अपनी दृष्टि डालते ही डालती हैं, अपनी एनर्जी बहुत अच्छे से 7वें घर में तो देते ही देते हैं, लेकिन कुछ अलग घरों में भी अपनी दृष्टि डालते हैं। जैसे कि लिख सकते हैं आप यहां पर जुपिटर। सबसे पहले जुपिटर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देवगुरु बृहस्पति जिस घर में बैठते हैं, उस घर से 5वें घर में बताऊंगी, है ना, कैलकुलेट करना भी सिखाऊंगी। टेंशन मत लेना, जिसको नहीं गिनने आते हो तो टेंशन मत लेना कि अरे 5वां घर कैसे गिनेंगे, 7वां घर भी कैसे गिनेंगे, बताऊंगी, अभी सब कुछ बताऊंगी। ठीक है, तो उस घर से देवगुरु बृहस्पति जिस घर में बैठेंगे,
उस घर से 5वें घर में, उस घर से 7वें घर में और उस घर से 9वें घर में। एडिशनल दृष्टि आ गई ना देवगुरु बृहस्पति की। एक 5वां घर भी देखेंगे और 9वां घर भी देखेंगे। जहां मैं बैठी हूं, मतलब मान लीजिए मेरा ये 5वां घर है, ये 9वां घर है और आप लोग 7वां घर हो, तो मैं आप लोगों को तो देख ही रही हूं। अगर मैं बृहस्पति हूं तो मैं आप लोगों को तो देख ही रही हूं। मैं अपने 5वें घर पे भी देख रही हूं, मैं अपने 9वें घर पे भी देख रही हूं। तो जुपिटर की ये 2 दृष्टियां एक्स्ट्रा दी गई, जुपिटर को 2 दृष्टि एक्स्ट्रा दी गई। आप ये कह सकते हो कि जुपिटर का इन्फ्लुएंस इन 2 जगहों पर भी पड़ेगा। जहां से वो बैठेगा वहां से 5वां और 9वें घर पर भी उसका इन्फ्लुएंस पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद दूसरा प्लैनेट है हमारा शनि। बोला था ना बड़ा इंपॉर्टेंट प्लैनेट है सैटर्न। तो सैटर्न के पास भी कुछ एडिशनल दृष्टि है, तीसरी और 10वीं दृष्टि। सैटर्न जहां बैठता है वहां से तीसरे घर में भी देखता है और वहां से 10वें घर में भी देखता है। सैटर्न को कर्म कारक भी बोला गया ना, तो तीसरा घर भी मेहनत का है, 10वां घर भी आपके कर्म का है। तो तीसरी और 10वीं दृष्टि उनको एक्स्ट्रा मिली। सैटर्न को तीसरी और 10वीं दृष्टि एक्स्ट्रा मिली। जुपिटर को 5वीं और 9वीं, 5वां पूर्व पुण्य कर्म का घर था, अगर देखें तो 5वां पूर्व पुण्य कर्म का घर था और 9वां भाग्य का घर था। तो एक भाग्य कारक प्लैनेट को 2 दृष्टियां एक्स्ट्रा मिली, 5वीं और 9वीं, है ना। उसके बाद मंगल को मिली 4थी और 8वीं दृष्टि एक्स्ट्रा। जितना भी लैंड रिलेटेड काम होता है वो मंगल से होता है और जितनी भी उठा पटक होती है वो भी मंगल ही करा देता है, 8वां घर। ठीक है। तो मंगल को 2 दृष्टियां एक्स्ट्रा मिली, 4थी और 8वीं। कहने का मतलब सिंपल इतना है कि इन 3 ग्रहों के पास 7वीं दृष्टि के साथ साथ में ये 2 घरों के दृष्टि और दी गई कि ये अपनी जो ऊर्जा है वो इन घरों पर भी डालेंगे। ठीक है। चलिए यहां पर मैं ना आपको जरा स्क्रीन शेयर कर लेती हूं। चलिए, आई बिलीव सबको दिखाई दे रहा है व्हाइट बोर्ड। ठीक है। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि गिनती कैसे करते हैं, जैसे 7वां घर, अब मैं आपसे स्टार्ट करते हैं, चलो सैटर्न से स्टार्ट करते हैं। ठीक है। सैटर्न है, सैटर्न यहां पर बैठा हुआ है, जिस भी घर में यहां पर बैठा हुआ है सैटर्न। अभी आपको अगर घर भी याद नहीं हुआ तो ये बेसिकली तीसरे घर में बैठा हुआ है। मैं आपको घर बताती चलूंगी यहां पर कि सैटर्न तीसरे घर में बैठा हुआ है। अब सैटर्न तीसरे घर में बैठकर कौन कौन से घरों पर अपनी दृष्टि डाल रहा है, मैंने अभी आपको समझाया ना कि सैटर्न के पास 3 तरह की दृष्टि है। एक अपने जहां पर बैठा है वहां से तीसरे घर पर दृष्टि डालेगा। तो इसका मतलब सैटर्न कहां दृष्टि डाल रहा है, 1, 2 और 3। इसका मतलब सैटर्न 5th हाउस पर दृष्टि डाल रहा है, सैटर्न 5वें घर पर दृष्टि डाल रहा है। उसके बाद फिर हम कहते हैं सैटर्न के पास 7वीं दृष्टि भी है, ऑब्वियस सी बात है, 4, 5, 6, 7। तो इसका मतलब सैटर्न यहां पर भी दृष्टि डाल रहा है, सैटर्न अपने 5th हाउस पर दृष्टि डाल रहा है यहां बैठकर, और सैटर्न 7वें घर पर अपने घर से 7वें घर मतलब 9वें घर पर भी दृष्टि डाल रहा है। और साथ में इसके पास 10वीं दृष्टि भी है, तो 8, 9 और ये 10। तो इसका मतलब यहां पर वो 12वें घर पर भी दृष्टि डाल रहा है ना। क्लियर हुआ कैसे हम लोग कैसे कैलकुलेट कैसे करेंगे, हम लोग दृष्टि कैसे कैलकुलेट करेंगे, समझ में आ रहा है? किसी को डाउट हो तो प्लीज चैट बॉक्स में लिख देना, मैं एक बार दोबारा से वो कर दूंगी। ठीक है ना। एक और अभी हम लोगों ने जुपिटर की दृष्टि भी देखते हैं इसमें, है ना। चलिए, जुपिटर की दृष्टि, जुपिटर हमारा यहां पर बैठा हुआ है। अब जुपिटर जिस घर में बैठा है, जुपिटर 11वें घर में बैठा है यहां पर। मैंने आपको बताया था ना पहली क्लास में कि घर नहीं हिलते, ये वाले पर्टिकुलर भाव को हम 11वां घर ही कहेंगे, चाहे जो मर्जी हो जाए। ठीक है, इसको हम 11वां कहेंगे, 11वां ही, ये 11वां ही कहलाएगा। तो हम यहां पर कहते हैं ये जुपिटर बैठा है यहां पर 11वें भाव में। अब 11वें भाव में जुपिटर बैठा है यहां पर, तो जुपिटर की दृष्टियां कहां कहां आ गई। जुपिटर की पहली दृष्टि होती है 5वीं दृष्टि। तो 1 गिनना शुरू करते हैं, 2, 3, 4, 5। तो जुपिटर कहां देख रहा है, जुपिटर 3rd हाउस पर देख रहा है अपनी 5वीं दृष्टि से। 6, 7 अपनी 7वीं दृष्टि से 5th हाउस को देख रहा है, ये 5th हाउस है हमारा। तो जुपिटर यहां पर भी देख रहा है जुपिटर। ठीक है। उसके बाद हम कहते हैं यहां पर जुपिटर और कहां देख रहा है,
8 और 9, 7th हाउस को भी देख रहा है। यहां पर जुपिटर, यहां जुपिटर 3rd हाउस को देख रहा है 5वीं दृष्टि से, यहां पर जुपिटर 5वें घर को भी देख रहा है अपनी 7वीं दृष्टि से, और यहां पर जुपिटर 7th हाउस को भी देख रहा है अपनी 9th दृष्टि से। उसके बाद हम कहते हैं मार्स को भी देख लेते हैं। अभी मार्स के पास भी अलग अलग तरह की दृष्टियां हैं, तो मार्स का देखते हैं मार्स कहां कहां देख रहा है। मार्स 8वें घर में बैठा है, इस व्यक्ति के 8वें घर में बैठकर मार्स कहां कहां देख रहा है। मार्स के पास पहली कौन सी दृष्टि है, सॉरी 4th, चौथी दृष्टि। तो 1 2 3 4, मंगल कौन से घर को देख रहा है अपनी चौथी दृष्टि से, 11वें घर को देख रहा है। 5 6 7, सेकेंड हाउस को देख रहा है मंगल, ठीक है। 7 8, 8वें घर को देख रहा है मंगल। अब आप देखो यहां पर इस व्यक्ति के 3rd हाउस को, 3rd हाउस में सैटर्न बैठा है और जुपिटर और मंगल दोनों इस घर को 3rd हाउस को देख रहे हैं, ठीक है। जुपिटर और मंगल दोनों इस 3rd हाउस को देख रहे हैं। 5th हाउस को सैटर्न और जुपिटर दोनों देख रहे हैं। क्लियर है ये बात? अभी तक आपको ये समझ में आया कि हम गिनती कैसे करेंगे? गिनती करना समझ में आ रहा है सब लोगों को कि गिनती कैसे होगी, ठीक है। दृष्टि समझ में आ गई कि दृष्टि कैसे, मतलब बेसिकली हम दृष्टि कैसे देखेंगे, और दृष्टि क्या क्या होती है लिख लिए, आई बिलीव सब लोगों ने लिख ली है, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं कि अभी आई थिंक जितने लोगों ने अभी कैमरा खोल रखा है सब लोगों, मुझे सब लोगों का ऐसे सर अच्छे से हिलता हुआ दिखाई दे रहा है कि हाँ समझ में आ गया है, ठीक है। चलिए चलते हैं। तो अब पढ़ना, अब देखेंगे अब हम कैसे पढ़ते हैं कि जब हम कुंडली पढ़ना स्टार्ट करते हैं ना, तो हम कैसे पढ़ते हैं। जो पहला स्टेप होता है ना कुंडली पढ़ने में, वो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, 1st हाउस। क्योंकि आप जिस इंसान के कुंडली पढ़ रहे हो, उस इंसान के बारे में, उस इंसान के बारे में आपको कैसे पता चलेगा, उस इंसान के बारे में आपको पता चलेगा 1st हाउस से, ठीक है। आपको कुंडली समझ में आती है, कुंडली में आपको सारे घर पता है। कुंडली में जब हम किसी इंसान का चार्ट देखते हैं तो 1st हाउस हम कहते हैं वो इंसान वो खुद है, फिर 2nd हाउस उसका पैसा, 3rd हाउस उसकी मेहनत, चौथा घर उसका सुख उसकी संपत्ति, 5वां घर उसके बच्चे उसकी मौज मस्ती, छठा घर उसकी बीमारी, उसकी रोजमर्रा की मेहनत, डिसिप्लिन एंड ऑल सारी चीजें, उसके लोन्स, 7वां घर उसकी पत्नी उसका पति, ठीक है, उसके क्लाइंट्स, 8वां घर उसकी पीड़ाएं उसका ट्रांसफॉर्मेशन, 9वां घर उसका भाग्य, 10वां घर उसका कर्म, 11वां घर उसके लाभ, 12वां घर उसका नुकसान, उसका एक्सपेंडिचर, उसका खर्चा, हर चीज में उसका है, उसका 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 उसका, हर चीज में। मतलब आप ये लगाओ, जिस चीज, अगर जो मुद्दा है, यहां पर मुद्दा कौन है, मुद्दा तो वही 1st हाउस है ना। तो आप कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, 1st हाउस को ओवर पास करके कहीं नहीं जा सकते। तो इसी वजह से जब भी आप किसी का भी चार्ट देखोगे तो शुरुआत कहां से करोगे, शुरुआत आप, चाहे वो इंसान किसी भी XYZ किसी भी चीज के लिए आया है, आप शुरुआत उसके 1st हाउस से करोगे, ठीक है। तो 1st हाउस से हम उसकी शुरुआत करेंगे कि ये इंसान बेसिकली है क्या, इसका स्वभाव, इसकी प्रकृति, इसके ऊपर किसका वो है। अच्छा, कई बार आपने ना सुना होगा कि जैसे जनरली घरों में कहा जाता है शादी के बाद, ये अब किसी की नहीं सुनता, ये सिर्फ अपनी बीवी की सुनता है। सुना है ना आपने कि अरे ये किसी की नहीं सुनता, ये अपनी बीवी की सुनता है। अगर एक्चुअल में ऐसा होगा ना, होता है, ऐसा नहीं होता कि नहीं होता, होता है, एक्चुअल में ऐसा होगा ना, तो आपको कैसा दिखाई देगा उसका चार्ट। चलो इससे स्टार्ट करते हैं, मजेदार बात है ये। सबको व्हाइट बोर्ड दिखाई दे रहा है?
ठीक है, चलिए, तो सब लोगों को, आई बिलीव सब लोगों को व्हाइट बोर्ड दिखाई दे रहा है। यहां पर बात करते हैं, एक चार्ट बनाती हूं मैं। um, ठीक है, अभी ना आप मुझे एक बार हैंड रेज करना, बताना मुझको कि कौन इसका जवाब देना चाहता है। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रही हूं यहां पर, आप मुझे ये बताइए, अगर मैं आपसे पूछूं ये चार्ट दिखाकर, सबसे पहले तो ये व्यक्ति कैसा होगा? हैंड रेज कर सकते हो आप, मैं उसको अनम्यूट कर दूंगी। ये व्यक्ति कैसा होगा? हैंड रेज मतलब इसमें जूम में एक ऑप्शन होता है हैंड रेज करने का, वहां से हैंड रेज कीजिए। हाँ जी, सीमा जी का, हाँ जी बताइए। ओके, हाँ जी, कुमार विभूति जी, आपको मैंने अनम्यूट कर दिया यहां से, आप बताइए। केयरिंग होगा, और सोसाइटी का केयरिंग का, लीडिंग द क्वालिटी ऑफ गुड एक्टिविटीज होगा। देखो, जब जैसी पांच यहां पर राशि कौन सी आ गई? पांच पांच है। की राशि आ गई, केयरिंग नहीं बोलोगे आप, लियो है ये, ठीक है, सूर्य की राशि। ओके, केयरिंग नहीं, एडमिनिस्ट्रेटिव होगा, ठीक है। अपनी चलाएगा, अपनी हम्म, चलाएगा, इसकी केयर दिखाई देती, पिता की केयर दिखाई देती है क्या कभी? सुप्रीमेसी का शो प्रीमेसी करे। वाला फैक्टर होगा, पिता की केयर दिखाई नहीं देती, करेगा, लेकिन केयरिंग नहीं बोलेंगे हम इसको। केयरिंग तो माँ होती है, ठीक है, पिता की Yes, केयर दिखाई नहीं देती है, लेकिन वो केयर करता है, लेकिन केयर दिखाई नहीं देती, इसलिए इसको हम केयरिंग बोल के गलत नहीं कर देंगे। नहीं, सोसाइटी की केयरिंग, केयरिंग ऑफ द हाँ, सोसाइटी। मतलब सोसाइटी के लिए करेगा, लेकिन हाँ, वो एक अपने अपने उस पर आकर, आप ये देखो यहां पर गुड एडवाइजर। अथॉरिटेटिव होगा, गुड एडवाइस अच्छी एडवाइजर। देगा, ठीक है। यस। पहले भाव में कौन सा एटमॉस्फेयर है? कैसा एटमॉस्फेयर हाँ, आ रहा पानी। है ना? पहले भाव में कौन सा एटमॉस्फेयर है? पहले भाव में एटमॉस्फेयर है लियो राशि का। पहले भाव में एटमॉस्फेयर है एक ऐसी राशि जिसका स्वभाव क्या है? उसका स्वभाव झुकने वाला नहीं है, इसको आप झुका नहीं पाओगे। थोड़ा सा हम ये कह सकते हैं यहां पर कि ऐसा व्यक्ति लीडरशिप क्वालिटीज रखेगा, थोड़ा अहंकार भी झलकेगा, इसकी बातों में थोड़ा अहंकार भी झलकेगा आपको। तो ये बेसिकली इसका इसका पहले घर का में एनवायरमेंट ही वो है, इसका ये उस एनवायरमेंट में उगा है, ठीक है। और उसके बाद यहां पर कौन सा प्लैनेट बैठा है? यहां पर प्लैनेट बैठा है सैटर्न। चलिए जी, साईं जी आप बहुत देर से बोलना चाह रही हैं, आप बोलिए, अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। हाँ जी, हाँ मैम, सैटर्न बैठा है इसमें। हाँ, और जैसे पांचवी राशि सिंह सूर्य की राशि है, तो उनका लग्न आएगा ना यहां पर हम क्या देखेंगे कि ऑब्वियस ही बात है, हमने एक बार तो इसका ये देख लिया कि इसके पहले घर का एटमॉस्फेयर क्या है, मतलब बेसिकली इसका ये कौन से ये स्वभाव। एटमॉस्फेयर में जन्म लिया है, और साथ में यहाँ पर कौन इंसान बैठा है इसको रूल करने के लिए। सैटर्न के अपने मेन कारक तत्व क्या है? सैटर्न के मेन कारक तत्व कष्टदायी ग्रह है मैम ये। हाँ, लेकिन परिश्रम व्यक्ति को क्या बनाएगा? यहाँ पर अगर सैटर्न बैठा है तो यहाँ पर इसकी लाइफ में हम क्या बोलेंगे कि हार्डवर्क होगा, हार्डवर्क, हाँ, परिश्रम होगा, परिश्रम होगा इसकी लाइफ में। इसको चीजें थोड़ा डिले करके हो सकता है, थोड़ा डिले करके मिले, धीरे धीरे स्लो यहाँ स्लो पर इसको होगा। बोल सकते हैं कि अगर ये डिसिप्लिन रहेगा तो इसका व्यक्तित्व बहुत स्ट्रांग रहेगा, क्योंकि सैटर्न लग्न में आके बैठ गए, इस फर्स्ट हाउस को ना लग्न भी कहते हैं।
हाँ जी। शनि लग्न में आके बैठ गए हैं, ठीक है, तो हम यहां पर ये कहेंगे कि ये व्यक्ति ऐसा होगा। अब इस व्यक्ति, चलो जैसा मर्जी हो ये व्यक्ति, लेकिन जब कोई प्लैनेट किसी हाउस में जाकर बैठ जाए, जैसे कि अगर मैं बात, अभी मैंने एक चीज से बात स्टार्ट की थी कि भाई यहां से हमने बात स्टार्ट की थी कि भाई ये व्यक्ति ना, कई बार हम बोलते हैं कि इस व्यक्ति के ऊपर तो ये तो सिर्फ अपनी वाइफ की बात मानता है। ऐसा मतलब ऐसा सचमुच में क्या कोई व्यक्ति हो सकता है जिसको कुछ भी कर करा के, लड़ाई झगड़े हो एक अलग बात है, लेकिन वो थक हार के अपनी बीवी की बात समझ में आती हो सकता है। ये मैंने ऐसा ही चार्ट बनाया कुछ। हम कहते हैं यहां पर ये सैटर्न आकर बैठ गया। सैटर्न किस घर का मालिक है? आप यहां पर देखो कौन से घर का मालिक है सैटर्न। यहां पर चार्ट में लिखकर हर कोई बता सकता है सैटर्न कौन कौन से घर का मालिक है। सैटर्न यहां पर, वेरी गुड आभार द्वारिका जी, 6 and 7, 6 and 7, 6 and 7, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे। सैटर्न यहां पर छठे और सातवें घर का मालिक है, ठीक है। तो हम यहां पर बोल सकते हैं कि 7th हाउस लॉर्ड, जो 7th हाउस का लॉर्ड है, वो कौन से घर में जाकर बैठ गया है? वो जाकर बैठ गया है 1st हाउस में। तो 7th हाउस का लॉर्ड कंट्रोल कर रहा है ऐसे व्यक्ति का 1st हाउस। अब अगर ऐसा व्यक्ति आपके सामने आ जाए, आप उसको मत समझाओ क्या करना है क्या नहीं करना, उसकी बीवी को समझाओ क्या करना है क्या नहीं करना, वो करवा देगी इससे, चाहे कैसे भी करके, कुछ ना कुछ करके, कैसे भी करके, उसको किसी की बात समझ में ना आए, लेकिन उसको अपनी वाइफ की बात समझ में आएगी। एट लास्ट में करेगा वो जो उसकी वाइफ बोल रही होगी। और यहां पर मैंने स्पेसिफिकली ये क्यों बोला? क्योंकि सैटर्न की मूल त्रिकोण राशि भी क्या है? सैटर्न की मूल त्रिकोण राशि भी 11वीं राशि है, जो यहां पर 7th हाउस में है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? हम अगर देखेंगे, अब मान लीजिए मैं दूसरा एक एग्जाम्पल लेती हूं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, चलो। इसी केस का एक एग्जाम्पल और लेते हैं। दस, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। यहां पर अगर मैं बोलूं कि यहां पर मून आ गया, यहां पर कौन आ गया? मून आ गया यहां पर। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई एक बात बताओ आप मुझे, मून यहां पर आ गया, क्या ये व्यक्ति अपनी वाइफ की बातें मानेगा या नहीं मानेगा, या अब इसकी वाइफ की इसके ऊपर चलेगी या नहीं चलेगी? चलेगी इन द सेंस कि वाइफ की बातें जल्दी समझ में आ जाएंगी, बाकी दुनिया समझा रही हो कि नहीं समझ में आएंगी, वाइफ की बातें जल्दी समझ में आ जाएंगी। अब यहां पर ये मत बिल्कुल लगा लेना कि भैया बिल्कुल ही भक्त होगा, भाई बिल्कुल ऐसा होगा कि लड़ाई झगड़ा कभी नहीं होगा। लड़ाई झगड़ा होना इज अ डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ अ पति पत्नी, ठीक है। लेकिन एक होता ना कि किसी कपल को आप देखोगे तो आप बोलोगे कि यार ये तो लड़कियों के केस में भी यार ये तो वही करती है जो इसका हस्बैंड बोलता है, इसका हस्बैंड बोलते हैं इसको तुरंत समझ में आ जाता है, इसके बाकी कोई कुछ बोलता है इसको नहीं समझ में आता। कई बार लड़कों के केस में हम बोलते हैं कि यार इसको ना सिर्फ अपनी वाइफ की बातें ही समझ में आती है, ठीक है, या अपनी वाइफ की बातें थक हार के कैसे भी करके मानेगा तो उसी की मानेगा, चाहे पहले मना कर रहा हो लेकिन बाद में एट लास्ट में मानेगा तो उसी की मानेगा। कैसा कौन होगा? वो ये व्यक्ति होगा। आप यहां पर देखो मून कौन से घर का लॉर्ड है? मून 7th हाउस का लॉर्ड है। मून 7th हाउस का लॉर्ड जाकर कहां बैठ गया है? 1st हाउस में जाकर बैठ गया है। यहां पर देखो, आप समझो एक चीज को, उस घर को कंट्रोल कौन करता है? एक चीज समझने की कोशिश करना यहां पर, एक चीज समझने की कोशिश करना यहां पर। मैं यहां पर क्या कह रही हूं आपसे? मैं आपसे यहां पर ये बोल रही हूं, यहां पर आपको क्या बता रही हूं कि कोई भी घर को कंट्रोल कौन करता है? किसी भी घर को कंट्रोल कौन करता है? कंट्रोल करता है उसमें बैठा प्लैनेट। किसी भी घर का स्वभाव कैसा होता है? किसी भी घर का स्वभाव कैसा होता है? किसी भी घर के प्रति हमारा स्वभाव कैसा होता है?
किसी भी घर के प्रति हमारा स्वभाव वो राशि और प्लैनेट मिलकर तय करते हैं। लेकिन अगर हम कहें कि उस घर को कंट्रोल कौन करता है, उस घर को कंट्रोल करता है उस घर में बैठा प्लैनेट। ठीक है, वापस से हम लोग व्हाइट बोर्ड पर चलते हैं। दिखाई दे रहा होगा सब लोगों को व्हाइट बोर्ड? चलिए, ठीक है, यहां पर आप देखेंगे। अब हम यहां पर अगर मैं सबसे पहली बात करना चाहूं कि ये व्यक्ति कैसा होगा, अगर मैं इस व्यक्ति के बारे में बात करना चाहूं, इसके पहले घर में कौन सी राशि आ गई है? 10वीं राशि आ गई है। कौन बताना चाहेगा कि ये व्यक्ति कैसा होगा? जूही जी बोल रही है वर्कोहॉलिक, वेरी गुड, ठीक है। और 7373 आप बताना चाहती हैं? आस्क टू अनम्यूट, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया, बता सकती हैं आप अपना। 7373 आप बता सकती हैं, अनम्यूट कर दिया मैंने आपको। स्ट्रिक्ट होगा, यस जूही बिल्कुल आप सही बोल रहे हो, स्ट्रिक्ट होगा। डिसिप्लिन होगा, द्वारिका जी बिल्कुल सही, स्ट्रिक्ट होगा, डिसिप्लिन होगा। वर्कोहॉलिक होगा, बिल्कुल, मतलब आपको एक्सट्रीमली लेजी और एक्सट्रीमली हार्डवर्किंग, वेरी गुड। मतलब भैरव जी यहां तो मैं आपके लिए एग्जैक्टली, वेरी गुड वेरी गुड, मतलब इसे कहते हैं कि बहुत अच्छी तरीके से ग्रास्प किया आपने। सेवा भाव नहीं, सेवा भाव 11वें घर में आता है, ठीक है। प्रोटेक्ट जब प्रोटेक्शन की बात करेंगे ना, तो मंगल का आना बहुत जरूरी हो जाता है, बहुत जरूरी हो जाता है। 10वीं राशि में प्रोटेक्शन का कहां से लेना देना है? 10वीं राशि में प्रोटेक्शन का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। 10वीं राशि किस चीज के बारे में बता रही है? हम ना यहाँ पर बात करेंगे कि 10वीं राशि किस चीज के बारे में बता रही है। हम अभी देखो, भैरव जी ने एक चीज बोली थी, एक्सट्रीमली लेजी या एक्सट्रीमली वर्कोहॉलिक, ये एकदम परफेक्ट चीज है, ठीक है। मीता गुप्ता जी बोल रहे नहीं शो हो रहा। आपने ना अपना फोन ना ऐसे, मीता गुप्ता आपने ना अपना फोन ऐसे हॉरिजॉन्टल नहीं रखा हो, मतलब वर्टिकल रखा हुआ होगा, ऐसे लिटा लीजिए इसको तो आपको शो हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली 10वीं राशि कौन सी राशि है? मकर। सुस्त होगा? नहीं, सुस्त नहीं होगा, ठीक है। 10वीं राशि सुस्त नहीं है, 10वीं राशि कर्म की राशि है। 10वीं राशि मकर राशि। मकर का मतलब क्या है? मकर का मतलब है, मैंने उस टाइम पर भी बताया था, मकर का मतलब क्या होता है? मगरमच्छ ऐसा होता है कि अगर हाइबरनेशन में चला गया तो पड़ा हुआ है, पत्थर की तरह पड़ा हुआ है, पता भी नहीं चल रहा कि अरे है भी जिंदा भी है कि मर गया है, ठीक है। और जब हम फिर क्या कहते हैं, दूसरी तरफ हम क्या बोलते हैं कि अगर पानी में रहकर मगरमच्छ से दुश्मनी नहीं की जाती, वो इतना फास्ट होता है कि अपने शिकार यहां पर गोल को कहा जा रहा है कि अपने गोल को एकदम पूरा ऐसे दबोच लेता है और उसको निगल जाता है। मतलब इतना स्ट्रांग और इतना पावरफुल होता है अपने काम में कि उससे सब डरते हैं जब वो काम करने निकलता है। तो ये यहां पर ये बात बोला जाएगा, या तो ये एक्सट्रीमली लेजी होगा जब नहीं काम कर रहा, बिल्कुल सुस्त पड़ा है, नहीं तो इतना काम करेगा तो इस तरीके से काम करेगा कि बहुत जबरदस्त काम करेगा। ये तो इसकी राशि हो गई, ये पहला घर। लेकिन पहले घर में इस राशि के साथ कौन बैठा है? इस राशि के साथ बैठा है चंद्रमा। उसके कैरेक्टरिस्टिक्स भी आएंगे इस इंसान के अंदर, इस आदमी के अंदर। बेसिकली एक आदमी का चार्ट है, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि इस आदमी के अंदर ये इंसान का माइंड बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करेगा कि नहीं करेगा, बड़े जल्दी 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 जल्दी, मतलब बेसिकली हम ये कह सकते हैं, मून के लिए हम यहां पर कह सकते हैं इमोशनल इंसान होगा ये व्यक्ति। आपको ऊपर से, मतलब आपको एक तरफ से दिखाई देगा कि यार ये तो बहुत कर्मठ भी है, बहुत अच्छा, अगर काम करने पे आता है तो बहुत अच्छा काम करता है, बहुत ज्यादा हार्ड वर्क कर लेता है, क्योंकि 10वीं राशि है तो बहुत काम करने में कर्म, बेसिकली 10वीं राशि वालों के लिए ना कर्म, जब ये कर्म करते हैं तो ये बहुत जबरदस्त कर्म करते हैं, ठीक है। लेकिन चंद्रमा भी है साथ में, चंद्रमा भी है साथ में, तो हम यहां पर क्या कहेंगे, ये व्यक्ति इमोशनल भी होगा, ये व्यक्ति केयरिंग भी होगा, इस व्यक्ति के मूड स्विंग्स भी होंगे,
इस व्यक्ति के मूड स्विंग्स भी बहुत ज्यादा होंगे। चंद्रमा की क्वालिटी भी तो इसने अपने ऊपर धारण कर रखी है, फर्स्ट हाउस है। फर्स्ट हाउस आप हमेशा देखोगे, फर्स्ट हाउस में कौन सी राशि है, फर्स्ट हाउस में कौन सा प्लैनेट बैठा हुआ है, फर्स्ट हाउस को कौन सा प्लैनेट देख रहा है, ये सारी चीजें आपका व्यक्तित्व बनाती हैं। ठीक है, तो बेसिकली हम फर्स्ट हाउस को बहुत ज्यादा वो कहेंगे। अब अगर यहां पर चंद्रमा है तो बेसिकली हम यहां पर ये कह सकते हैं कि इंट्यूटिव, लेकिन इंट्यूशन के लिए आपको चंद्रमा के साथ केतु का भी हिंट चाहिए। बीएस टू एवरीवन, बिजनेस के बारे में। मेरे को इस लाइन का मतलब नहीं समझ में आया, चलिए आगे चलते हैं। तो बेसिकली अब यहां पर आप अगर मैं आपसे एक चीज पूछूं, इसी के साथ साथ एक चीज पूछती हूं। अभी तो इतना समझ में आया, लेकिन इस व्यक्ति को अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट कौन है, यहां पर चंद्रमा बैठा है। चंद्रमा, इस व्यक्ति को इसके लग्न पे आके चंद्रमा बैठ गया, चंद्रमा कंट्रोल कर रहा है। इस व्यक्ति को कौन कंट्रोल कर सकता है? अगर ये उफन उफन के बाहर आ रहा है तो इस व्यक्ति को, ऑल्दो चंद्रमा क्या है, हमारी मां का कारक है, चंद्रमा हमारी मां का कारक है, लेकिन यहां पर जब तक इसकी शादी नहीं हुई हम ये कह सकते हैं ठीक है मां, एक हद तक मां, लेकिन इस चार्ट में चंद्रमा कौन से भाव का मालिक है? इस कुंडली में जब इसने जन्म लिया तो चंद्रमा को कौन से भाव का अधिकार मिला? चंद्रमा को 7वें भाव का अधिकार मिला। इसका पार्टनर, इस व्यक्ति का पार्टनर इसको कंट्रोल कर सकता है। इस व्यक्ति का पार्टनर इसको कंप्लीटली रूइन भी कर सकता है, मतलब बिल्कुल बर्बाद भी इसके पार्टनर के हाथ में है। इसको रूइन कर देना या इसको बहुत मतलब अपस्केल कर देना, ये इसका ये पूरा पूरा का पूरा व्यक्ति कंट्रोल हो रहा है। एक तो पहले ही मून बैठा है आकर, इमोशनल व्यक्ति है, और साथ में यहां पर मून इसके चार्ट में 7वें घर का मालिक भी है। क्लियर है? ये एक चीज समझ में आ रही है, जो ये कॉन्सेप्ट मैं आपको देने की कोशिश कर रही हूं। समझ में, इतना छोटा सा एक कॉन्सेप्ट है ये समझ में आ रहा है? चलिए एक और चार्ट देखते हैं। अभी आप लोग बताना, आप लोग बोलना कि आप में से कौन रिप्लाई करेगा। किसी ऐसे व्यक्ति का चार्ट खोला जाए जिसके फर्स्ट हाउस में कोई बैठा हो। चलो अरे ये तो ऐसा ही व्यक्ति का चार्ट आ गया। यहां देख रहे हो आप, फर्स्ट हाउस कौन सी राशि है? सैटर्न है। ठीक है, मतलब सॉरी एक्वेरियस है। एक्वेरियस, एक्वेरियस राशि स्वभाव कैसा होगा? मिलनसार, सोशल, गिविंग नेचर होगा। ठीक है, बेसिकली हेल्पिंग नेचर होगा। ठीक है, नेचर हेल्पिंग होगा, लेकिन साथ में ना सूर्य भी आकर बैठा हुआ है। साथ में सूर्य भी आकर बैठा हुआ है,
क्या दिखाई देता है? अंदर एक सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा होगी इस इंसान के को, मतलब इसके लिए कोई कुछ ना बोले। सेल्फ रिस्पेक्ट हाई होती है जब सूर्य बैठा होता है। अथॉरिटेटिव होते हैं इंसान, अथॉरिटेटिव होते हैं, लीड करना चाहते हैं, लीड करना चाहते हैं। मैं बार बार क्या बोलती हूँ, लीड करना चाहते हैं। लीड करेंगे नहीं करेंगे ये बात आगे बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करती है। ये लीड करना चाहते हैं, इनके अंदर की चाहते हैं ऐसी कि लीड करेंगे, ठीक है, लीड करना चाहते हैं। और अनडाउटेडली इस तरह का जो व्यक्ति है, अगर मैं साफ बोलूं तो इस तरह का व्यक्ति बहुत अच्छा सोसाइटी के लिए एक बहुत अच्छा नेता बनकर आ सकता है। क्यों? क्योंकि एक तो राशि ऐसी हो गई, गिविंग राशि हो गई, सन हो गया, लग्न में सन बैठ गया, तो कहीं ना कहीं हम ये कहेंगे कि अथॉरिटेटिवली बहुत अच्छा कमांड कर सकते हैं, बहुत सारे लोगों को कमांड कर सकते हैं, और नेचर तो गिविंग है ही है। तो अगर उस तरीके से ये काम करें तो ये बहुत अच्छे नेता बन सकते हैं। लेकिन चलो सारी बात छोड़ दो, यहां पर भी केस कौन सा निकल कर आया? केस कौन सा निकल कर आया? चलेगी किसकी? चलेगी तो बात किसकी मानेंगे? ले देकर बात किसकी मानेंगे? अपने स्पाउस, ठीक है, ले देकर बात अपने स्पाउस की मानेंगे। इज दैट क्लियर? समझ में आ रहा है आपको ये कि मैं बेसिकली आपको क्या यहां पर मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रही हूं, क्या बताने की कोशिश कर रही हूं, किस तरह से चार्ट का प्राइमरी हिस्सा पढ़ा जाएगा, स्टार्ट कैसे किया जाएगा किसी भी चार्ट को। आप उसका फर्स्ट हाउस देखोगे कि पहले घर में कौन सी राशि बैठी है, कौन सा प्लैनेट बैठा है, ये सबसे पहले दिखाई दे जाएगा ना, बिना किसी जद्दोजहद के। बिना किसी जद्दोजहद के आपको सबसे पहले ये दिखाई दे जाएगा कि भैया इस घर में कौन सा प्लैनेट बैठा है, इस घर में कौन सी राशि बैठी है। ठीक है, इतना समझ में आया? थोड़ा आगे चलें, इसे थोड़ा आगे चलें, चलिए। हम्म, हाँ जी। 7373 की तरफ से एक क्वेश्चन आया है कि फर्स्ट हाउस में 5-6 ग्रह बैठे हैं। पहले एक तो समझ लीजिए, फिर 5-6 ग्रह भी समझेंगे, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं। चलिए अब बात करते हैं यहां पर कि किस तरह से एक चार्ट देखा था अभी हमने, 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5। यहां पर अब कौन बैठ गया? यहां पर बैठ गया मरकरी। ध्यान देना अब जरा, यहां पर बैठ गया मरकरी। ऐसा व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति को आप क्या बोलोगे कि यहां पर अगर मरकरी बैठ गया, यहां पर मरकरी की ही राशि है। ध्यान देना, यहां पर मरकरी की ही राशि है। ऐसा व्यक्ति क्या किसी की सुनेगा? ऐसा व्यक्ति क्या किसी की भी सुनेगा? ऐसा व्यक्ति किसी की नहीं सुनेगा। ऐसे व्यक्ति के जीवन में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगी ना, वो ये होगी कि मैं क्या चाहता हूं। क्यों? क्योंकि लग्न, फर्स्ट हाउस का जो प्लैनेट है, फर्स्ट हाउस का जो प्लैनेट है, फर्स्ट हाउस का जो लॉर्ड है, वो अपने ही घर में बैठा हुआ है। यहां पर ऐसा व्यक्ति की पर्सनालिटी बहुत ज्यादा मजबूत निकल कर आती है। क्यों बहुत ज्यादा मजबूत निकल कर आती है? क्योंकि यहां पर हम ये कहते हैं कि भैया यहां पर जो व्यक्ति है उसके ऊपर किसकी चलेगी?
उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ उसकी चलेगी, और उसके उस व्यक्ति का जो पूरा मतलब दिमाग होगा हर टाइम की। एक चीज होती है ना कि हम हर टाइम किसी चीज के बारे में सोचते हैं, वो चीज हमको सबसे ज्यादा इंपैक्ट करती है। अगर अपने डिसीजन से ज्यादा इसको किसी और चीज की परवाह होगी तो अपने कर्म की परवाह होगी। दैट्स इट, कि मैं क्या काम कर रहा हूं, अगर मेरा प्रोफेशन ठीक चल रहा है तो मैं एकदम सही हूं, मैं एकदम परफेक्ट चल रहा हूं। अगर मेरा प्रोफेशन हिल गया, मेरा प्रोफेशन यहां वहां हो गया, तो यहां पर मुझे परेशानी होनी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, नहीं, इसको सेल्फ सेंटर्ड नहीं कहेंगे, सेल्फ सेंटर्ड नहीं कहेंगे कि भाई उस लग्न का स्वामी उसी लग्न में आके बैठ गया। सिंपल सी बात है, अपने डिसीजन खुद लेने पसंद करेगा, अपने आप को अपने आप को कहते ना, किसी इंसान को दूसरे लोगों की सलाह की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होती है, क्योंकि वो अपनी ही बात मानते हैं, वो अपनी ही बात पर अडेयर करते हैं, वो अपनी बात पर टिकते हैं, तो उनको किसी और की जरूरत नहीं होती है इतनी ज्यादा। तो हम ये कहते हैं कि स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी होते हैं। लेकिन हाँ, आप अगर अपने तरीके से बोल रहे हैं, आपके बच्चे हैं, तो आप इनको जिद्दी बोलोगे, ये बहुत जिद्दी है, सिर्फ अपनी वो करता है, दूसरे की तो सुनता नहीं है, ये इस तरह के लोग हैं। ठीक है, यस, वेरी गुड द्वारिका जी, कैन बी अ वेरी गुड बिजनेसमैन। क्यों? क्योंकि यहां पर लग्न की कौन सी राशि है? कैलकुलेटिव तो होगा ही होगा, ऑब्वियस सी बात है, छठी राशि है, और साथ में मरकरी आकर बैठ गया, और साथ में वो 10वें घर का मालिक भी है, तो ही कैन बी अ वेरी गुड बिजनेसमैन। लेकिन बिजनेस भी कौन सा करेगा आपसे नहीं पूछेगा, और आपको बताना भी नहीं चाहिए ऐसे इंसान को कि कौन सा बिजनेस करो। यहां पर आप क्या बोलोगे कि आप जो सोचते हो आप कर सकते हो, आप वो करो। आप दूसरों की सलाह मान के बिजनेस करोगे, नहीं चलेगा। यहां पर व्यक्ति अपनी सलाह मान के, अपने दिमाग से सोच के जो काम करेगा, वो काम उसकी पर्सनैलिटी को भी इंप्रूव करेगा, और साथ में वो काम उसके बिजनेस के लिए भी 100% बढ़िया होगा। तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही ज्यादा एक स्ट्रांग व्यक्ति के तरीके से उसकी छवि आपके सामने निकल कर आती है, अगर लग्न का मालिक लग्न में ही आकर बैठ जाए। ये अभी हम फर्स्ट स्टेप सीख रहे हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं इसके साथ, लेकिन अभी हम एक स्टार्टिंग फेज में, हम शुरुआत की बात कर रहे हैं कि हम सबसे पहले क्या चीज देखेंगे। ठीक है, उसके बाद मान लीजिए यहां पर जुपिटर आकर बैठा हो। अब जुपिटर आकर बैठ गया, जुपिटर कौन है इस कुंडली में? जुपिटर कौन है? 4th हाउस का लॉर्ड भी है जुपिटर, और 7th हाउस का लॉर्ड भी है। 4th हाउस का लॉर्ड भी है और 7th हाउस का लॉर्ड भी है। आप ये कह सकते हो इस व्यक्ति के ऊपर मां का और इसकी वाइफ का, या इसके हस्बैंड का, जो भी है, अगर लड़का है लड़की है तो, ठीक है, इसके ऊपर इसकी मम्मी की या इसके स्पाउस की चलेगी। इसके ऊपर इसकी मम्मी की या इसकी स्पाउस की चलेगी, हम बिल्कुल ये बात बोल सकते हैं। ठीक है, ज्यादा किसकी चलेगी? ज्यादा, चलो इस बात का आंसर दो आप मुझे, ज्यादा किसकी चलेगी? सीमा जैन जी बोल रहे हैं वाइफ की चलेगी ज्यादा, तो स्पाउस की चलेगी। जूही जी भी यही बोल रही हैं, लड़कियां यही बोल रही हैं कि अगर ऐसा है तो वाइफ की ज्यादा चलेगी। नहीं नहीं, देखो यहां पर जुपिटर की मूल त्रिकोण राशि कौन सी है? जुपिटर की मूल त्रिकोण राशि कौन सी है? जुपिटर की मूल त्रिकोण राशि 9 है, और 9 नंबर कहां बैठा है? मतलब 9 नंबर कहां पर है? 9 नंबर मां के घर पे है। तो यहां पर अगर मां और बीवी में लड़ाई हो गई और इस लड़के को माननी पड़ी, मां की बात मान लेगा। समझ में आया? तो यहां पर ऑब्वियस ही बात है, बात दोनों की मानेगा, माँ की भी मानेगा, वाइफ की भी मानेगा। लेकिन अगर माँ वाइफ में कोई वो हुआ तो ये माँ को थोड़ा ऊपर रखेगा, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है जुपिटर लग्न में बैठा है, और जुपिटर मूल त्रिकोण राशि, जुपिटर की मूल त्रिकोण राशि अगर यहां पर वाइफ की मनवानी है तो यहां पर कुंडली ऐसी होती। फिर अगर आप कहते हो ना वाइफ की मानेगा, तो कुंडली ऐसी होती, देखो फिर कुंडली ऐसी होती। अब हम कहेंगे कि यहां पर ये जुपिटर बैठा हुआ है, तो इस व्यक्ति के लिए, इस व्यक्ति के ऊपर
इसकी वाइफ की चलेगी और बहुत ज्यादा चलेगी, और साथ में ये व्यक्ति अपनी प्रोफेशनल लाइफ से इसका व्यक्तित्व, अगर हम कहें कि इसका व्यक्तित्व डिस्टर्ब कैसे हो सकता है, तो कौन कौन इसका व्यक्तित्व डिस्टर्ब करने की क्षमता रखता है? एक तो इसकी वाइफ और इसका प्रोफेशन। इसकी वाइफ और इसका प्रोफेशन ठीक है, इसका व्यक्तित्व ठीक रहेगा, ये एकदम सेट रहेगा, इस बंदे को ज्यादा और कुछ जीवन में इधर उधर की चीजें नहीं वो है इसका, बस इसका आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है जब हमारे लग्न में कोई प्लैनेट आकर बैठता है, तो वो बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसी तरीके से एक चीज और दिखाती हूं आपको, ठीक है। फर्स्ट हाउस क्लियर हुआ? फर्स्ट हाउस समझ में आया? ऑल्दो हम थोड़े फास्ट है यहाँ पर, क्योंकि ऑब्वियसली बात है 7 दिनों का है, तो थोड़ी फास्ट हूं मैं। ये चीजें मैं जब कोर्स करते हैं हम लोग, तो हम अच्छे खासा टाइम लेके एक एक चीज को लंबे तरीके से एक एक क्लास में जाते हैं, लेकिन यहाँ थोड़ा फास्ट होना भी पड़ेगा, नहीं तो 7 दिन में मैं जितनी कोशिशें कर रही हूँ, जितनी चीजों को कवर करने की, वो हो नहीं पाएंगी। यहाँ पर देखते हो आप, यहाँ पर अगर मैं बोलूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है, 12। तो यहां पर हम कहते हैं कि ये जो चीज है, अब आप सेकेंड हाउस देखो, यहां पर सेकेंड हाउस हमारे किसका है? धन का है, हमारी वेल्थ का है। एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन होता है फर्स्ट हाउस के बाद, जो बड़ा कॉमन क्वेश्चन होता है वो क्या होता है? पैसा कहां से आएगा, ठीक है। कौन सा ऐसा काम करें, या कौन सा, मतलब हमारी वेल्थ जनरेट कैसे होगी, हमारी वेल्थ जनरेट कैसे होगी, है ना? होता है कि नहीं होता? अग्री करते हो? लोग ये पूछते हैं कि वेल्थ जनरेट कैसे होगी। हम जो काम कर रहे हैं ना, उससे इतना पैसा नहीं आ रहा, या जो भी हम ऐसा वो कर रहे हैं, तो उससे इतना पैसा नहीं आ रहा कि इतनी वेल्थ जनरेट हम कर पाए। तो वेल्थ जनरेट, या पैसा कहां से आएगा, मोटा पैसा कहां से आएगा? सेकेंड हाउस हमारा मोटा पैसा है, मोटा पैसा कहां से आएगा? सेकेंड हाउस में मान लीजिए यहां पर बैठा है मार्स, हम क्या कह सकते हैं? सेकेंड हाउस में मार्स बैठा हुआ है, आप क्या बोलोगे? इस व्यक्ति को जो पैसा आएगा वो इसके सेल्फ एफर्ट से आएगा, ठीक है। फर्स्ट हाउस का मालिक बैठा है सेकंड हाउस में, सेल्फ एफर्ट से आएगा, या कोई भी ऐसा काम करने से आएगा जिसमें इसका खुद की मेहनत लग रही हो, जैसे कोई फिजिकल ट्रेनर हो गया, या कोई ये कहते हैं उसे मॉडल हो गया। आप समझ रहे हो मॉडल्स भी क्या करते हैं? मॉडल्स भी खुद की बॉडी को खुद को यूज करके पैसा कमाते हैं, ठीक है। या कोई भी ऐसा काम हो गया जो इसके खुद के मन का हो, इसने खुद से डिसाइड किया हुआ हो, और 8th हाउस की एक्टिविटी करने से आएगा। अभी 8th हाउस की एक्टिविटी क्या हो सकती है? ऑकल्ट साइंस हो गया, रिसर्च हो गया, रिसर्च वर्क हो गया। अगर ये किसी ऐसे काम में इन्वॉल्व हो जाए जो ऑकल्ट फील्ड से जुड़ा हुआ है, रिसर्च से जुड़ा हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ा हुआ है, 8th हाउस के काम है सारे के सारे। मैन्युफैक्चर मतलब चीजों को ट्रांसफॉर्म कर देना, तो 8th हाउस के काम है सारे के सारे। और नहीं तो 8th हाउस हमारी पितृ, जो हमारे हमको पितृ प्रॉपर्टी मिलती है ना, पितृ प्रॉपर्टी कह रही हूँ, जायदाद, ठीक है, जायदाद मिलती है, जो हमारा पैतृक पैसा होता है, पितृ प्रॉपर्टी बोल रही हूँ मैं उसको, हमारा पैतृक धन संपदा। तो 8th हाउस हमारी पैतृक धन संपदा है हमारी। हमको जैसे किसी पापा छोड़ गए, मम्मी छोड़ गई, सास ससुर से मिल गया, तो इस तरह से। तो अगर मार्स यहां पर बैठा है, तो ऐसे व्यक्ति को जो वेल्थ जनरेट होगी ऐसे व्यक्ति की, तो ऐसे व्यक्ति की वेल्थ या तो उसके खुद से काम किए गए कर्मों से जनरेट होगी, या फिर उसको कहां से पैसा मिल जाएगा? उसको
या तो किसी कोई जायदाद छोड़ जाएगा उसके लिए तो मिल जाएगा उसको पैसा, नहीं तो 8th हाउस लॉटरी का भी है, लॉटरी लग सकती है यहाँ पर। अगर ऐसा कोई कॉम्बिनेशन आता है ना तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ, जैसे कई बार कनाडा से बड़े क्वेश्चन आते हैं, कनाडा में ना लीगल है कि आप लॉटरी खरीद सकते हो और बहुत लोग खरीदते हैं, बहुत लोग, बहुत ज्यादा लोग खरीदते हैं। तो वहां पर से जितने भी क्वेश्चन आते हैं ना, एक क्वेश्चन हर किसी का होता है, मैम मेरी लॉटरी लग सकती है क्या, मैम मेरी लॉटरी लग सकती है क्या। सेकेंड हाउस में बैठा है 8th हाउस का लॉर्ड, लग सकती है सेकेंड हाउस की, और बाकी कंडीशंस अगर पूरी हो रही है तो 8th हाउस भी वेल प्लेस्ड है तो लग सकती है लॉटरी। तो यहां पर हम ये कहते हैं अगर ऐसा व्यक्ति 8th हाउस का लॉर्ड या 8th हाउस और सेकेंड हाउस का कनेक्शन हो रहा है, इस व्यक्ति के लिए हम लिख कर दे सकते हैं, केवल ऑकल्ट पढ़ना स्टार्ट कर देना, सिर्फ ऑकल्ट की चीजें पढ़ना स्टार्ट कर दे, इसकी वेल्थ बढ़ने स्टार्ट हो जाएगी, इसका वेल्थ इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अभी एक सेकंड कोई भी बीच में हाथ में मत उठाइए, मैं आपको टाइम दूंगी, एक बार मुझे कंप्लीट कर लेने दीजिए, फिर मैं आपको टाइम दूंगी, आई टेक योर क्वेश्चंस। ओके, तो यहां पर हम कहते हैं सेकेंड हाउस इज ऑल अबाउट। अच्छा, अब मैं अगर सेकेंड हाउस में, चलो हमने एक ये तो बात कर ली, अब मैं आपसे पूछूं सेकेंड हाउस, यहां पर इस व्यक्ति की सेकेंड हाउस और क्या है? सेकेंड हाउस हमारा फूड है, बिल्कुल सही बोला, हमारी स्पीच है, बिल्कुल, कुटुंब है, बहुत बहुत बढ़िया पढ़ा है आप लोगों ने, जबरदस्त द्वारिका जी, कुटुंब है, हमारा फूड है, हमारी फैमिली है, बिल्कुल, बहुत 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 बढ़िया। अब यहां पर मैं अगर इसकी फैमिली के बारे में 2 शब्द बोलना चाहूं कि अगर मैं इसकी फैमिली, इनकी पूरी फैमिली के बारे में ओवरऑल, आपको पता है ना ओवरऑल एक तरह की एक फैमिली एक तरह की होती है, तो क्या यहां पर आपको इनकी फैमिली के, मैं अगर ये बोलूं कि इनकी फैमिली एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फैमिली है, प्रोटेक्टिव फैमिली है, स्ट्रॉन्ग फैमिली है, बोल सकती हूं? बिल्कुल बोल सकती हूं। सेकेंड हाउस हमारी क्वालिटी ऑफ स्पीच भी है, ऐसा व्यक्ति धीरे धीरे बोलता होगा या बहुत तेजी में, मतलब तेज बोलता होगा, बहुत ही लाउड पिच में भी बोल पाएगा आराम से, ऐसा व्यक्ति बहुत लाउड पिच में बोल पाएगा, आराम से बोल पाएगा, बहुत लाउड पिच में बोल पाएगा। एग्रेशन में भी इसकी बातों में एट टाइम्स लोगों को एग्रेशन दिखाई देगा, जबकि हो सकता है एग्रेशन में ना भी हो, लेकिन इसकी वाणी ऐसी होगी जो लगेगा कि गुस्से में बोल गया, गुस्से में बोल रहा है ऐसा व्यक्ति। अच्छा, एक बात और ध्यान से सुनना, बहुत जबरदस्त बात बताने जा रही हूं यहां पर मैं आपको। ऐसा व्यक्ति हम ये कह सकते हैं, अब सेकेंड हाउस है, सेकेंड हाउस आपका फूड है, आपने कई बार सुना है, कई बार आपने सुना है कि कुछ लोग होते हैं जो कच्चा खाना खा लेते हैं तो उनके पेट में गैस हो जाती है और ये सारी चीजें, सुना है आपने? कच्चा खाना खा लेते हैं, मतलब लाइक जैसे अब खीरा हो गया, सैलेड हो गया, सैलेड सबके लिए अच्छा है, सबके लिए अच्छा है, सैलेड कोई भी खा सकता है, लेकिन कुछ लोग सैलेड खाने के बाद गैस की प्रॉब्लम, गैस की शिकायत करते हैं कि हमको ना, हम खीरा खाते हैं या गाजर या कच्ची सब्जी खा लें तो हमको, या कच्चा सैलेड खा लें तो हमको या जैसे स्प्राउट्स होते हैं, स्प्राउट सबके लिए अच्छे हैं, लेकिन कुछ लोग उनको अगर कच्चा खा ले तो उनको हजम नहीं होता है। सेकेंड हाउस में मार्स है, ऐसे लोगों को बिल्कुल पूरी तरह से पका हुआ खाना ही खाना चाहिए, अदरवाइज इनको ट्रबल्स होंगे, इनको इश्यूज होंगे। क्यों? क्योंकि दूसरा घर है, दूसरे घर में मंगल बैठा है, ठीक है ना, दूसरे घर में मंगल बैठा है। यहां पर अगर इंसान पूरी तरीके से पका हुआ खाना नहीं खाएगा तो सेकेंड हाउस आपके फूड को, मतलब फूड, ऐसे व्यक्ति अगर बहुत ठंडा पानी पी लेगा उसका गला खराब हो जाएगा, सेकेंड हाउस में मंगल बैठा हुआ। तो प्लैनेट अपना कारक तत्व कभी नहीं छोड़ेगा, इस व्यक्ति को गर्म खाना खाना चाहिए, इस व्यक्ति को ये कहते हैं उसे पूरी तरीके से पका हुआ खाना खाना चाहिए, कच्चे स्प्राउट्स ना खाए, कच्ची सब्जियां ना खाए, इस व्यक्ति के लिए सही नहीं है। जबकि सबके लिए सही है, स्प्राउट्स खाने तो अच्छी बात है, लेकिन ये व्यक्ति को पका के खाने हैं, थोड़ा सा इसको स्टीम लगा के तब खाना है। यहां पर भैरव जी ने एक क्वेश्चन पूछा मुझसे कि मैम यहाँ पर राशि को नहीं देखेंगे आप, मैंने आपको क्या बोला कि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग फैमिली होगी, बहुत स्ट्रॉन्ग फैमिली होगी। ये स्ट्रॉन्ग कहां से आया था ये वर्ड? राशि देखी, सबसे पहले तो राशि ही देखोगे,
सबसे पहले राशि ही देखोगे, राशि के अलावा आप राशि से तो हम स्टार्ट करेंगे कि कौन से माहौल में है। मंगल सेकंड नंबर राशि में बैठा है, यहां पर हम कहेंगे इस व्यक्ति की जो देह है वो भी सुंदर होगी। क्यों देह सुंदर होगी? मंगल देह का कारक भी है और 2 नंबर शुक्र का नंबर है, इसकी देह स्ट्रांग होगी। क्योंकि राशि, मंगल कौन सी राशि में पैदा हुआ है? मंगल राशि में पैदा, मतलब मंगल बेसिकली यहां पर जब ये इंसान पैदा हुआ तो मंगल 2 नंबर राशि में था, तो मंगल ने 2 नंबर राशि के कैरेक्टरिस्टिक्स उठाए होंगे। मंगल हमारी देह का कारक भी है, मंगल हमारी देह का कारक भी है। ऐसे व्यक्ति की देह स्ट्रांग होती है, ठीक है ना, ऐसे व्यक्ति की देह बहुत स्ट्रांग होती है। नहीं, टॉरस कैन बी वेरी स्ट्रांग और वेरी सॉफ्ट नहीं, टॉरस कैन बी इन अ जागृत अवस्था और टॉरस कैन बी इन अ सुप्त अवस्था। टॉरस राशि एक ऐसी राशि होती है जो कि या तो बिल्कुल वो है, एक्टिव है, काम कर रही है, एकदम भाग दौड़ ये वो सारी चीजें, या फिर एकदम सोई पड़ी है, कुछ काम नहीं करके राजी, वो है। समझ पा रहे हैं आप? आपको ऑब्वियस ही बात है, आप जो जितनी चीजें मैं एकदम से देखकर क्लिक हो रही हैं, उतनी चीजें जब आप देखेंगे आपको धीरे धीरे करके समझ में आएगा। लेकिन देखना समझ में आ रहा है कि किस तरह से हम किसी भी इंसान का जब चार्ट उठाएंगे तो उसके हाउस का डाइसेक्शन कैसे करेंगे। उसके हाउस का हम क्या देखेंगे? सबसे पहले राशि कौन सी है, और एक हाउस को देखकर हम, किसी भी व्यक्ति के एक हाउस को देखकर हम 1000 चीजें बोल सकते हैं। क्योंकि ऑब्वियसली बात है, लाइफ में सिर्फ एक चीज नहीं होती ना, लाइफ में बहुत सारी चीजें होती है और वो बहुत सारी चीजें मिलकर हमारी लाइफ बनती है। तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या बोल सकते हैं? अब मान लीजिए यहां पर होता एक सेकेंड ना, यहां पर मार्स ना होता, यहां पर होता मून, तभी क्या बोलते हैं हम? तभी क्या बोलते हैं? ऐसे व्यक्ति, अब हमने चंद्रमा बदल दिया इसमें, 2 नंबर क्या है? बहुत स्ट्रांग, बहुत स्ट्रांग। ऐसे व्यक्ति का मन बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा, बहुत स्ट्रांग होगा, मन बहुत स्ट्रांग होगा। 2 नंबर राशि है ना, राशि के कैरेक्टरिस्टिक्स उठा लेगा ना मून, मून राशि के कैरेक्टरिस्टिक्स उठा लेगा। जैसे मार्स ने वहां पर राशि के कैरेक्टरिस्टिक्स उठाए थे, यहां पर मून ने राशि के कैरेक्टरिस्टिक्स उठा लिए। यहां पर अब मून बहुत स्ट्रांग हो गया, मन बहुत स्ट्रांग हो गया। यहां पर हम इसकी आवाज, जैसे वहां पर मैंने बोलता उसकी, उस बंदे की आवाज में एक एग्रेशन होगा, इसकी आवाज में क्या होगा? इसकी आवाज अच्छी होगी कि नहीं होगी? जेंटल आवाज होगी, मधुर होगी, अच्छी लगेगी सुनने में कानों को, ठीक है, अच्छी लगेगी, मतलब प्यारी आवाज आएगी। चंद्रमा दूसरे भाव में, आवाज सुंदर कर यहां पर। और कौन सी राशि में है चंद्रमा? कौन सी राशि में है? शुक्र की राशि में। तो आवाज को सुंदर बना देगा, सुंदर, मधुर, सुरीला बना देगा। समझ में आया? लता मंगेशकर के का चार्ट मिले तो देखना, सेकंड हाउस में मून है लता मंगेशकर के, है, था, जो भी कहेंगे, अब तो नहीं है वो, लेकिन हाँ मून था। यहां पर हम क्या बोले, ये लता मंगेशकर का चार्ट नहीं है, हाँ, डोंट कंफ्यूज इट विद, मैं सिंपली एक जनरल एक बात बता रही हूँ कि उनका जो भी चार्ट है उसमें सेकंड हाउस में मून है। यहां पर अगर मैं, ये व्यक्ति मेरे पास आता है और मुझसे पूछता है कि क्या मुझे कौन सा ऐसा, मुझे कहां से धन संपत्ति प्राप्त होगी, मुझे कहां से धन संपत्ति प्राप्त होगी, तो आप क्या बोलोगे? चलो मुझे चार्ट में लिखकर बताओ, मैं आप सबकी चार्ट पढ़ रही हूं। हाँ, कौन से काम से, कौन से घर से, कौन सी चीजों से इसको धन संपत्ति प्राप्त होगी? द्वारिका नायक जी बहुत जबरदस्त। ट्रैवलिंग कौन बोल रहा है? राधिका जी ट्रैवलिंग क्यों? चलो ठीक है, हाँ, चंद्रमा है तो ट्रैवलिंग मान लिया आपने, कारक तत्व उठा लिए, ठीक है, गुड इनफ। लेकिन कौन से घर का मालिक है चंद्रमा? कौन से घर का मालिक है? 4th हाउस का मालिक है। यहां पर 4th हाउस किन किन चीजों का है? 4th हाउस, अब अगर मान लीजिए ऐसा व्यक्ति साइकाइट्रिस्ट हो, साइकोलॉजिस्ट हो, ध्यान से सुनना, साइकोलॉजिस्ट, साइकाइट्रिस्ट,
किससे रिलेटेड काम करते हैं? मन से रिलेटेड काम करते हैं। मन से, किसी के मन को हील करते हैं ना, मन से रिलेटेड काम करते हैं। और चंद्रमा भी किसका कारक है? मन का कारक है। चंद्रमा यहां पर चौथे घर का कारक होकर दूसरे घर में बैठ गया। ऐसा व्यक्ति अगर साइकोलॉजिस्ट या साइकाइट्रिस्ट बन जाता है या फिर कोई इस तरह की हीलिंग करता है जिसमें जिस किसी का मन हील होता है, ये इंसान लिटरली में बहुत जबरदस्त वेल जनरेट करेगा अपनी लाइफ में, बहुत जबरदस्त वेल जनरेट करेगा। लेकिन अब अगर ऐसा नहीं है तो और क्या काम कर सकता है? फोर्थ हाउस से कनेक्टेड काम कर सकता है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम कर सकता है, ठीक है, रियल स्टेट से रिलेटेड काम कर सकता है। यहां पर एक कोई भी ऐसा काम कर सकता है जहां पर केयरिंग इंडस्ट्री, सर्विंग इंडस्ट्री, होटल इंडस्ट्री, जहां पर आओ भगत की जाती है, एक लग्जरी दिखाई जाती है। जब आप किसी होटल में जाते हो, किसी अच्छे बड़े होटल में जाते हो, तो वहां पर वो लोग आपको कितना केयर करने का दिखावा ही करते हैं, लेकिन केयर करते हैं ना, केयर करते हैं। आपको बहुत बढ़िया सा रूम में लेके जाएंगे, फिर ये पूछेंगे जबरदस्ती कि आपको कैसा लग रहा है 4-5 बार, और फिर उसके बाद ऑब्वियसली बात है, तो वो फोर्थ हाउस है, ठीक है। तो ऐसा व्यक्ति, इस व्यक्ति को हम ये कह सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति को अपनी माता से भी धन संपत्ति प्राप्त हो सकती है। तो यहां पर सेकंड हाउस समझ में आ रहा है कि सेकंड हाउस को किस तरीके से हम डिकोड कर रहे हैं। सेकंड हाउस, हर हाउस को इसी तरीके से डिकोड किया जाता है। हर हाउस को, जो भी हाउस हम पढ़ते हैं उसको इसी तरीके से डिकोड किया जाता है कि उसमें कौन सा प्लैनेट बैठा हुआ है, उसमें कौन सा प्लैनेट, उसको कौन सा प्लैनेट रूल कर रहा है। समझ में आया? अभी थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा, अभी धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और चीजें क्लियर होंगी, ठीक है। इतने जितना मैंने अभी तक आपको बताया ना, सिर्फ जितना मैंने अभी आपको बताया उतने में किसी को डाउट है? जितना मैंने अभी आपको बताया पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं कि जितना मैंने अभी आपको बताया उसमें किसी को डाउट है? जितना मैंने आपको अभी बताया उसमें किसी को अभी कोई डाउट नहीं है? अगर प्लैनेट ना हो तो मैंने बताया ही नहीं, अभी बताऊंगी, वो भी बताऊंगी। ऑब्वियसली बात है, 9 प्लैनेट है, 12 घर है, कोई ना कोई तो ऐसे होगा ही ना कि जहां पर आपका प्लैनेट नहीं होगा, ठीक है। और 9 भी नहीं, प्लैनेट का अगर हम बात करें तो 7 ही प्लैनेट है, 2 तो छाया ग्रह हैं। MS प्रीति जी, बिल्कुल आप, हाँ जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया, बताइए आप अपने आप को अनम्यूट कर पाएंगे? आप कर लीजिए। नहीं हो रहा है आपको, ये इशू नहीं है, आप चैट में लिख दीजिए, मैं आपका चैट में क्वेश्चन पढ़ लूंगी। आप चैट में लिख दीजिए अपना क्वेश्चन, मैं आपका क्वेश्चन चैट में पढ़ के आपको रिप्लाई कर दूंगी, कोई इशू नहीं है। अगर कई बार होता है टेक्निकल इशू हो जाता है, नहीं हो पाता वो, आप चैट में लिख दीजिए अपना। अरे ऐसे से डाउट मत पूछो, रिकॉर्डिंग मिलेगी ना, ये मुझे पता भी नहीं कि रिकॉर्डिंग मिलेगी कि नहीं मिलेगी, क्योंकि ये मेरा काम नहीं है। मैं ना तो मैं रिकॉर्ड, मैं बस, मेरा काम इतना है, मैं यहाँ से रिकॉर्डिंग ऑन कर देती हूँ कि भैया तुम लोग को जो करना हो वो कर लो। आम ओके, मेरी समझ में नहीं आया कि किसकी बात मानेगा। ओके, प्रीति जी देखिए, अगर आपको नहीं समझ में आया, पहले वाले 2 लेक्चर्स पढ़िए कि 7th हाउस है किस चीज का, 7th हाउस किसका है, 7th हाउस स्पाउस का है। तो अगर 7th हाउस का लॉर्ड, 7th हाउस का लॉर्ड अगर 1st हाउस में जाकर बैठ गया, तो हमने कहा कि इंसान अपनी वाइफ की बात मानेगा। अगर 4th हाउस का लॉर्ड अपने 1st हाउस में जाकर बैठ गया, तो हमने कहा कि भाई ये इंसान अपने माँ की बात मानेगा। 9th हाउस का लॉर्ड 1st हाउस में जाकर बैठ गया, तो हमने कहा कि पिता की बात मानेगा। 3rd हाउस का लॉर्ड 1st हाउस में जाकर बैठ गया, तो हमने कहा कि भाई ऐसा व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ अपने छोटे भाई बहनों के उसमें रहेगा, बाकी सारी चीजें वो ज्यादा रहेंगी इसके ऊपर। अगर हम कहा 11th हाउस का लॉर्ड 1st हाउस में जाकर बैठ गया, तो हमने कहा यार दोस्तों की बात ज्यादा मानेगा, अपने मतलब फ्रेंड सर्कल, इसका फ्रेंड सर्कल इसके माइंड में बैठा रहेगा। 5th हाउस का लॉर्ड 1st हाउस में जाकर बैठ गया, तो हमने कहा कि जो जिस लड़की से ये प्यार करेगा, जिस लड़के से ये प्यार करेगी, वो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करेगा इसको, इसके बच्चे इसको बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करेंगे, इसकी पर्सनैलिटी को, इसके स्वभाव को। इसी तरीके से हमने कैटेगराइज कर दिया कि भैया ये व्यक्ति इसकी पर्सनालिटी, 1st हाउस इज योर पर्सनालिटी, कि आपकी पर्सनालिटी सबसे ज्यादा किस चीज से इन्फ्लुएंस होगी,
दैट इज कॉल्ड आपका पहला घर। पहला घर किस चीज से सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस है? अगर मान लो 6th हाउस का लॉर्ड 1st हाउस में जाकर बैठ जाए, छठा घर किसका है? बीमारियों का है, लोन का है, ठीक है। तो हम यहाँ पर, और छठा घर मामा का भी है, तो ऐसा व्यक्ति अपने मामा की तो मानता ही मानता है। साथ में अगर मैं बोलूं कि इसका व्यक्तित्व बेसिकली, अगर ये व्यक्ति डिसिप्लिन में रहता है, एक डिसिप्लिन में रहता है, तो हम ये कहेंगे कि यहाँ पर इस व्यक्ति का पर्सनैलिटी स्ट्रांग रहेगी। अदरवाइज तो ये भी कह सकते हैं छठा घर का लॉर्ड 1st हाउस में बैठ गया, ऐसा व्यक्ति बीमार रहेगा। लेकिन मैं ऐसा नहीं कहती, मैं ये बात बोलती हूँ 6th हाउस का लॉर्ड अगर 1st हाउस में जाकर बैठ जाए, तो वहां पर व्यक्ति अगर डिसिप्लिन में रहे, अपना एक प्रॉपर डिसिप्लिन में रहे और एक सेवा भाव रखे दूसरे लोगों के लिए, 6th हाउस का जो पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स है उनको अपनाकर रखे, बीमारियां नहीं आएंगी। दैट इज फॉर द श्योर। तो हम बेसिकली 1st हाउस को पढ़ने की कोशिश करें कि 1st हाउस आप खुद हो, तो 1st हाउस एज एन आप खुद हो, वो आपको किस तरह से प्रभावित करेगा, कौन लोग होंगे जो आपको सबसे ज्यादा प्रभावित करेंगे, ठीक है। तो ये है। और अगर 2 प्लैनेट्स हों तो बिल्कुल बिल्कुल मैं आपको बताऊंगी। मैम नेम से अपनी राशि कंफर्म होती है ना? अरे अलग अलग क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बेकार बेकार की। मैंने कहा अभी जो समझाया उसमें कोई डाउट है तो वो है। अगर 2 प्लैनेट्स हों सेम हाउस में तो किस प्लैनेट की चलेगी बाकी ग्रह की दृष्टि? बताऊंगी बताऊंगी बताऊंगी, रुक जाओ, धीरे धीरे करके बताऊंगी, ठीक है। हाँ, तो वो सारी चीजें बताऊंगी। अभी जितना मैंने सिंपली इतना पूछा है आपसे कि अभी तक जितना समझाया, अभी तक जितना हम जहां पर मतलब आप लोग मेरे साथ हो ना, मतलब जितना मैं अभी तक आपको बताया उतना क्लियर हुआ, उतना, सिर्फ उतना, उसके आगे का नहीं। अभी उसके आगे 2 प्लैनेट हो, 3 प्लैनेट हो, ना प्लैनेट हो, कोई प्लैनेट ना हो, क्या होगा क्या नहीं होगा वो हम देखेंगे अभी। लेकिन अभी तक जितना बताया उतना क्लियर हो रहा है। चलो ठीक है। नीता गुप्ता जी, हाँ जी बताइए, आप बताइए, आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को, मैंने कर दिया यहाँ से। हाँ जी बताइए। हेलो मैम, अगर 12वें का स्वामी लगन में बैठा है तो? अच्छा ठीक है। 12वें का स्वामी अगर लगन में बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति को अपनी लाइफ में बहुत सारे के सारे, बहुत ज्यादा एक्सपेंडिचर्स, बहुत सारे लॉसेस झेलने पड़ते हैं। कई बार तबीयत बहुत ज्यादा खराब रहती है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। क्योंकि अगर ऐसा व्यक्ति जहां पर पैदा हुआ है वहां से मतलब कहीं ऐसी जगह चला जाए जहां का रहन सहन, खान पीन, पूरा वेशभूषा, सारी चीजें सब कुछ अलग हो, तो उसकी पर्सनालिटी ठीक रहती है, वो खुद सही रहता है, ठीक है। लेकिन अगर वो उसी जगह पर है तो उसको अपनी लाइफ में बहुत सारे ऐसी मानसिक तनावों का भी सामना करना पड़ता है। जब 12वें घर का स्वामी पहले घर में आके बैठ जाता है तो काफी ज्यादा मानसिक तनाव, नहीं तो बहुत ज्यादा खर्चे, अननेसेसरी एक्सपेंडिचर या फिर हॉस्पिटल के चक्कर लगते हैं। लेकिन अगर ऐसा व्यक्ति मेडिटेशन को अपना ले कि हाँ डेली बेसिस पर मेडिटेशन करनी है, या अपनी लाइफ में काफी ज्यादा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करे, तो ये सारी चीजें देखने को नहीं मिलती, ठीक है। चलिए जी, तो आई बिलीव क्लियर हुआ, समझ में आया। अभी आगे देखते हैं, बहुत सारे, देखो कॉम्बिनेशन तो इसमें अनगिनत बन सकते हैं, लेकिन यहां पर मैं कोशिश कर रही हूं कि आपको एक तरीका बता पाऊं कि ये तरीका है। हमने सारे हाउसेस के सारे हाउसेस देखे, सारे प्लैनेट्स देखे, अब तरीका सिखा रही हूं। अभी आगे चलते हैं, एक सेकेंड। चलिए, अभी यहां पर बात उठी कि मैम अगर हमारे फर्स्ट हाउस में या हमारे सेकंड हाउस में, अभी तक तो हमने बताया कि भाई ये प्लैनेट बैठा है, ये प्लैनेट बैठा है, बात हुई कि 2 प्लैनेट बैठे हैं, 3 प्लैनेट बैठे हैं, तब क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है, ये फर्स्ट हाउस ना आप खुद हो, ये फर्स्ट हाउस आप खुद हो। यहां पर
प्लैनेट का बैठना, किसी भी प्लैनेट का बैठना, अगर अच्छा प्लैनेट है, फ्रेंडली प्लैनेट है, अच्छा है, अगर यहां पर ऐसा प्लैनेट बैठ जाए जो कि जैसे चैलेंजिंग कॉम्बिनेशंस कौन से हो जाते हैं, 8th हाउस का प्लैनेट आकर बैठ गया, ठीक है, मान लीजिए ये है 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यहां पर चंद्रमा आकर बैठ गया। अब चंद्रमा आकर बैठ गया तो यहां पर क्या मानेंगे हम, ऐसे व्यक्ति की लाइफ में बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशंस होंगे, ऐसे व्यक्ति की लाइफ में बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशंस होंगे। और ये ट्रांसफॉर्मेशंस, जब भी मैं ट्रांसफॉर्मेशंस की बात करूंगी ना, कौन बोल रहा है, आप ग्रह को नेचुरल और तत्काल रूप में, अच्छा चलिए जी ठीक है। तो यहां पर जब हम कहते हैं यहां पर चंद्रमा कौन से घर का प्लैनेट है, कौन से घर का लॉर्ड है, यहां पर चंद्रमा 8वें घर का लॉर्ड है। 8वें घर का लॉर्ड आकर आपके लग्न में बैठ जाए, 8वें घर का लॉर्ड आकर लग्न में बैठ जाए तो यहां पर व्यक्ति की लाइफ में बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशंस होंगे। और जब भी इसकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशंस हमेशा ना पीड़ादायक होते हैं, कोई बहुत इजीली नहीं होते हैं। या तो ये 8th हाउस के काम को वहन कर ले, 8th हाउस के काम को ओढ़ ले, अदरवाइज इसके लाइफ में ना ऐसे बार बार कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहेंगे। तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या सलाह देंगे, या तो आप मैन्युफैक्चरिंग का काम करो, या फिर आप ऑकल्ट से रिलेटेड काम करो, कोई भी 8वें घर से रिलेटेड काम करो, कुछ भी ऐसा काम करो जो 8वें घर से रिलेटेड हो, नहीं तो पर्सनालिटी ग्रो नहीं कर पाएगी। अब मान लीजिए यहां पर जुपिटर खुद भी बैठा हो, हमने कहा कि एक से ज्यादा प्लैनेट बैठे हैं, दूसरा प्लैनेट जुपिटर बैठा है, यहां पर क्या होगा, क्या इस व्यक्ति की पर्सनालिटी अच्छी होगी, क्या इस व्यक्ति की पर्सनालिटी अच्छी होगी, हाँ इस व्यक्ति की पर्सनालिटी बहुत अच्छी होगी, इसके बारे में हम ये कह सकते हैं बहुत स्ट्रांग पर्सनालिटी वाला पर्सन होगा ये। लेकिन क्या इसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स होंगी, क्या इसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स होंगी, हाँ प्रॉब्लम्स भी होंगी, लेकिन इसको उन प्रॉब्लम्स को सहन करने की या उन प्रॉब्लम से निकलने की इसके अंदर ताकत भी होगी। इनफैक्ट हम कह सकते हैं कि ये व्यक्ति दूसरे लोगों की लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने की शक्ति रखता होगा अपने अंदर, ये व्यक्ति दूसरे लोगों की लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने की शक्ति रखता होगा। जब भी आप किसी का भी 1st हाउस का प्लैनेट किसके साथ देखेंगे, 8th हाउस के प्लैनेट के साथ देखेंगे, एक चीज तो आप गारंटी मान के लिख लो, मेरी गारंटीड तरीके से लिख लो, 1st हाउस का प्लैनेट और 8th हाउस का प्लैनेट अगर एक साथ आकर बैठ जाए, किसी के भी घर में आकर बैठे, हाँ किसी भी घर में आकर बैठे, अभी तो खैर मैं आपको इस घर के बारे में बता रही हूँ, नेक्स्ट क्लासेस में हम और घर के बारे में बात करेंगे, लेकिन वो किसी भी घर में आकर बैठे, ऐसे व्यक्ति की लाइफ में बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन वो खुद भी देखेगा। और ऐसे व्यक्ति के अंदर ताकत होती है दूसरे लोगों की लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने की भी। और जब 1st हाउस का प्लैनेट स्ट्रॉन्ग पोजीशन में हो, अब देखो ना, यहां पर क्या जुपिटर कौन सी पोजीशन में है, जुपिटर स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है कि नहीं है, जुपिटर स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है कि नहीं है। कोई भी प्लैनेट अगर अपने घर में बैठा है, आप अपने घर में स्ट्रॉन्ग पोजीशन में होते हो कि नहीं होते, या फिर दबे कुचले रहते हो। अगर किसी दुश्मन के घर में जाकर बैठ गए तो फिर भी एक बार को थोड़ा सा डिस्ट्रेस फील करोगे, लेकिन अगर अपने घर में बैठे हो तो खुश रहते हो कि नहीं, मतलब स्ट्रांग रहते हो कि नहीं रहते हो, कि हाँ अपने घर में कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, अपने घर में बैठे हैं। तो यहां पर इसको कहते हैं हम स्ट्रांग हो जाना। आज हम लोगों ने कुछ चीजें सीखी, लेकिन अब एक चीज बताने जा रही हूं। अभी मैंने बहुत छोटा सा एक उदाहरण दिया था आज, बहुत छोटा सा उदाहरण,
जिन लोगों को बिल्कुल कोई नॉलेज नहीं है उन लोगों को ध्यान से सुनना, क्योंकि अब ये जो मैं लाइंस बोलने जा रही हूं ना, ये कल बड़ी काम आएंगी। कौन सी लाइन है? हम कहते हैं ये प्लैनेट स्ट्रांग होकर बैठा है, ये प्लैनेट वीक हो गया। प्लैनेट स्ट्रांग या प्लैनेट वीक नहीं होता है, ना प्लैनेट स्ट्रांग होता ना प्लैनेट वीक होता। प्लैनेट या तो खुश होता है या प्लैनेट दुखी होता है, ठीक है? या तो प्लैनेट खुश होता है या तो प्लैनेट दुखी होता है। प्लैनेट अब आप किसी खुश इंसान के पास जाओगे, किसी खुश इंसान के पास जाओगे तो क्या होगा? वो जो भी आपको दे सकता होगा वो दे देगा। आप किसी दुखी इंसान के पास जाओगे तो वो जो भी आपको दे सकता होगा वो देगा क्या? नहीं देगा ना, वो पहले खुद ही दुखी बैठा है। यार मैं तुझे क्या ही दूं, मैं खुद मैं परेशानी में बैठा हुआ हूं यहां पर। तो कुछ प्लैनेट्स अपने घर में हर कोई अच्छा अच्छा फील करता है, स्ट्रांग फील करता है। मार्क माय वर्ड, अपने घर में हर कोई स्ट्रांग फील करता है। मार्स के 2 घर हैं, पहला और 8वां, ठीक है? वीनस के 2 घर हैं, दूसरा और मतलब 2 राशियां हैं, दूसरा और 7वां। तो कोई भी घर में अगर ये राशियां बैठी हैं तो वो उनके घर हो गए एक तरीके से, तो दूसरा और 7वां। तो बेसिकली हर कोई अपने घर में अच्छा फील करता है, हर कोई अपने घर में बेस्ट फील करता है, लेकिन उससे भी ज्यादा अच्छा फील करता है अपने दोस्त के घर में, अपने बेस्ट फ्रेंड के घर में, है ना? जब आप अपने घर में तो आप स्ट्रांग रहते हो, कोई टेंशन नहीं, आप खुश कहाँ रहते हो जाके, आप बहुत मजे हो रहे होते हैं जब हम अपने दोस्त के घर में जाते हैं। और हमको बुरा कहाँ लगता है जाकर, या हमको डिस्ट्रेस का फील होता है जहां का एटमॉस्फेयर हमें सूट नहीं कर रहा होता, हमको अच्छा नहीं लग रहा होता। मान लीजिए 40 डिग्री 45 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है और आपको एक ऐसी जगह पर जाकर बिठा दिया गया जहां पंखा भी नहीं चल रहा है, तो आप ऑब्वियस सी बात है आप परेशानी में आ जाओगे, आप मुश्किलों में आ जाओगे। तो बेसिकली कौन से प्लैनेट है, अब जैसे लिख लीजिए यहां पर हम कहते हैं इनको हम एग्जॉल्टेड और डेबिलिटेटेड प्लैनेट्स कहते हैं। उच्च के और नीच के प्लैनेट, उच्च के प्लैनेट और नीच के प्लैनेट। अब उच्च का मतलब ये नहीं हो गया कि ऊंचा प्लैनेट हो गया, नीच का मतलब ये नीचा गिरा हुआ प्लैनेट हो गया, ऐसा नहीं है। उच्च का प्लैनेट मतलब ही इज इन दैट पावर, उसके पास वो पावर है कि वो जो भी घरों को रूल कर रहा है आपकी कुंडली में। मैं दोबारा बोल रही हूं इस शब्द को, इस लाइन को ध्यान से सुनना। उच्च के प्लैनेट के पास पावर्स अच्छी हैं कि जो भी घरों को वो रूल कर रहा है आपकी कुंडली में, उन घरों के रिजल्ट्स वो आपको बहुत बढ़िया तरीके से दे सकता है, बहुत बढ़िया तरीके से दे सकता है। जैसे कि सैटर्न एग्जॉल्टेड कहां होता है? उस सैटर्न के घर कौन से हैं? 10वीं राशि जहां पर आई वो सैटर्न का घर हो गया, 11वीं राशि जहां पर आई वो सैटर्न का घर हो गया। लेकिन सैटर्न मजे में कहां पर है? सैटर्न बहुत पावरफुल कहां महसूस करता है? सैटर्न बहुत पावरफुल महसूस करता है लिब्रा राशि में। सैटर्न बहुत पावरफुल महसूस करता है लिब्रा राशि में। तो ये कह सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए कैप्रिकॉर्न लग्न का है, मतलब उसके फर्स्ट हाउस में कैप्रिकॉर्न राशि आती है, तो सैटर्न को 2 घर मिले। सैटर्न को कौन सा घर मिला? एक तो फर्स्ट हाउस मिला और एक सेकंड हाउस मिला। गेटिंग माय पॉइंट? तो सैटर्न को 2 घरों का जिम्मेदारी मिली, सैटर्न को 2 घरों की जिम्मेदारी मिली। अब सैटर्न को जब 2 घरों की जिम्मेदारी मिल गई है और यहां पर इस इंसान के चार्ट में सैटर्न, सोचो सैटर्न लिब्रा में बैठा हुआ है, मतलब इस चार्ट में, इस व्यक्ति के चार्ट में इसकी पर्सनालिटी को क्या होगा, कैसी होगी, ये सारी चीजों को कंट्रोल करने का अधिकार, इसका धन सेकंड हाउस में, इसका धन कैसा होगा, क्या होगा, नॉल सब इसको कंट्रोल करने का अधिकार इसको सैटर्न को दिया गया कि तुम देख लो इन दोनों हाउस के डिपार्टमेंट्स को। वो एग्जॉल्टेड होकर बैठ गया। अब ऐसा व्यक्ति जो आपकी पर्सनालिटी इंप्रूव कर सकता है, आपको धन दे सकता है, ऐसा व्यक्ति बहुत ही स्ट्रांग होकर बैठ गया आपके चार्ट में, तो वो आपको अनडाउटेड सी बात है
आपको अच्छा देगा और अच्छा देने की काबिलियत रखता है। और अगर मान लीजिए किसी का 6th हाउस लॉर्ड या किसी का 8th हाउस लॉर्ड, मतलब जो हमको थोड़ी सी मुश्किलें दे सकता है, या 12वें घर का लॉर्ड, हम कहते हैं यहां पर वो एग्जॉल्टेड होकर बैठ गया, पीड़ा ज्यादा देगा। जो जो चीज भाई देखो, जो मेरी झोली में है मैं वही तो आपको दे सकती हूँ ना। अगर मैं अच्छी बिल्कुल आप किसी कमरे में जाते हो और आप किसी कमरे में जाते हो और जो आपको आपके फ्रेंड्स हैं अगर वो ताकतवर होकर बैठे हैं तो आपके लिए अच्छा है, और जो आपके जो विद्रोही हैं वो थोड़े से दबे हुए बैठे हैं तो अच्छा है। इसी वजह से हम हमेशा बोलते हैं कि जब हम बात करते हैं ना एग्जॉल्टेड और डेबिलिटेटेड, उच्च और नीच की, अरे भाई कुंडली में इतने सारे उच्च के प्लैनेट है, उच्च के प्लैनेट जरूरी नहीं है हर किसी के लिए अच्छे हों, और नीच के प्लैनेट जरूरी नहीं है हर केस में बुरे हों। कई बार नीच के प्लैनेट्स भी बहुत अच्छा राजयोग बनाते हैं, कई बार क्या बहुत बार बनाते हैं, और कई बार उच्च के प्लैनेट्स भी इंसान के जीवन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम लेकर आते हैं। तो जरूरी नहीं है कि हर उच्च का प्लैनेट अच्छा ही हो और हर नीच का प्लैनेट बुरा ही हो। हम पहले ये देखेंगे कि प्लैनेट के पास लॉर्डशिप कौन सी है। उच्च का प्लैनेट और नीच का प्लैनेट, कहाँ प्लैनेट उच्च का होता है, कहाँ प्लैनेट नीच का होता है, ये सारी डिटेल्स हम आपको वो करवा देंगे। इसका के लिए मैं लिखवाऊं यहाँ पर, इससे अच्छा आपको पीडीएफ फॉर्म में दे दूंगी। और ये जो सारी चीजें अभी तक मैंने पढ़ाई है ना उसका भी मैं बोलूंगी इन लोगों को पीडीएफ फॉर्म में दे देंगे आपको, ये जो चीजें हमने पढ़ाई है अभी तक, ठीक है ना, जिससे कि थोड़ा सा गाइडेंस मिल जाए, पढ़ने के लिए थोड़ा रेफरेंस रहे। अभी किसी को कोई डाउट है अभी के उसमें, क्योंकि अभी ना आज हमने बहुत ओवरऑल बहुत ही ब्रॉड तरीके से कि हम क्या करने वाले हैं, क्या समझने वाले हैं उसको देखा। कल हम इसको और टिट्स एंड बिट्स में करके, पीसेस में करके और आगे लेकर जाएंगे इस चीज को। आज मैंने सिर्फ एक ब्रॉड पिक्चर दिखाई है आपको कि ये ब्रॉड पिक्चर होगी कैसे, हम कोई भी चीज को किस तरीके से उठाएंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास में हम इसे और डिटेल में करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। उससे पहले अगर आपकी कोई डाउट्स हैं तो आप पूछ लो, ये मत पूछना जो अभी तक करवाया ही नहीं है वो नहीं पूछना, जो करवाया है उसमें कोई डाउट है तो पूछो। व्हाट इज यूरेनस, नेपच्यून एंड प्लूटो? कुमार विभूति जी, यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो एक 3 ऐसे प्लैनेट है जिनको हम वैदिक में नहीं पढ़ते हैं। हाँ, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में हम देख लेते हैं इनको, और ये ऐसे प्लैनेट है जो हमारी स्पिरिचुअल जर्नी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब हम स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में बात करते हैं तो बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, लेकिन जब हम इस दुनिया में रहने की बात करते हैं ना तो हम इतना ज्यादा अपने वैदिक एस्ट्रोलॉजी में इनका रेफरेंस ही नहीं लिया जाता। ये सिर्फ और सिर्फ वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर इनका रेफरेंस आता है, और वहां पर भी इनका रेफरेंस आता है स्पिरिचुअल जर्नी की तरफ, ठीक है। और बताइए, और आपके क्वेश्चंस जो हैं, आई एम रीडिंग इट। आपको जो भी जिन जिन लोगों को क्वेश्चंस आप पूछने हैं वो यहां पर लिख सकते हैं। कोई क्वेश्चन नहीं मैम, एक क्वेश्चन था प्रीवियस एग्जाम्पल से। हाँ जी सोमा जी बताइए, कौन सा क्वेश्चन है आपको प्रीवियस एग्जाम्पल से? सोमा जी तो मुझे दिखाई भी नहीं रहा, सोमा मजूमदार। हाँ जी बताइए बताइए। आ, द्वारिका जी पूछ रहे हैं चंद्र राशि या लग्न किसको कब देखना है। देखिए अभी आज हमने ना सिर्फ और सिर्फ लग्न की बात की है, हम बात ही नहीं कर रहे आज हमने फर्स्ट हाउस और सेकंड हाउस के अलावा किसी हाउस को टच ही नहीं किया है, ठीक है। आपकी जो पर्सनालिटी है ना, आपकी पर्सनालिटी फर्स्ट हाउस से देखी जाती है, आपकी पर्सनालिटी एंड ऑल सब कुछ, लेकिन चंद्र राशि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। क्यों? क्योंकि वो आपका मन है। चंद्रमा जिस राशि में है, जैसे अभी हमने एक एग्जाम्पल लिया था, चंद्रमा वहां पर कौन सी राशि में था? टॉरस में था। हमने कहा व्यक्ति का मन बहुत स्ट्रांग होगा, ये व्यक्ति मन से बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा। अगर टॉरस लग्न में होता तो हम कहते हैं शरीर से बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा, इसकी ओवरऑल पर्सनालिटी बहुत स्ट्रांग होगी, मन से हो सकता है वीक हो,
ठीक है। तो यहां पर जब हम किसी भी व्यक्ति के बारे में बात करते हैं ना, देखो एक चीज होती है, एक व्यक्ति आपको बाहर से कैसा दिखाई दे रहा है, व्यक्ति का मन कैसा है। व्यक्ति आपको बाहर से बहुत ही बहुत सीरियस दिखाई दे रहा है, हो सकता है मन से बच्चा हो, मन चंद्रमा एरीज में मन से बच्चा हो सकता है ना ऐसा, ठीक है। बाहर से दिखाई दे रहा है कि वो बड़ा सीरियस व्यक्ति है, बहुत ही ज्यादा मतलब मेच्योर्ड है नॉल वगैरह, हो सकता है मून चंद्रमा एरीज में मन अभी बहुत ही एकदम से तुरंत फटाफट से हंस दे, फटाफट से रो दे, फटाफट से कुछ भी बोल दे, जब ये अपने मन के लोगों के साथ बैठा हो। तो ये जब कल हम पढ़ेंगे, कल हम चंद्रमा को भी बहुत डीपली स्टडी करेंगे, लेकिन आज हमने सिर्फ लग्न के बारे में बात की कि लग्न को हम कैसे देखेंगे। कल भी लग्न के बारे में भी बात होगी, लेकिन कल उस व्यक्ति के अंदरूनी रूप के बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपके बाद पूछा किसने, बड़े सारे क्वेश्चन पूछ लिए लोगों ने। मैम लग्न में फर्स्ट एंड सेवंथ के लॉर्ड दोनों एक साथ हो तो बिल्कुल मीता जी, अगर फर्स्ट और सेवंथ दोनों लॉर्ड एक साथ होंगे तो ऐसे केस में इंसान अपनी भी बेसिकली इंसान अपनी भी चलाएगा और साथ में अपनी वाइफ की भी सुन लेगा। इट्स नॉट दैट हम कठपुतलियां नहीं है कि हम सिर्फ एक ही इंसान की बात मानेंगे। यहाँ पर इंसान जिद्दी भी होगा, अपनी भी चलाएगा और अपनी वाइफ की भी बात सुन लेगा, एट टाइम्स अपनी चलाएगा, एट टाइम्स अपनी वाइफ की बात भी सुन लेगा, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी होगा, ठीक है। What are clear signs of a debilitated planet we can see in daily life? देखिए सिंपल सी बात है, अगर आपको debilitated planets के clear signs बताऊं, अगर मंगल, किसी का मंगल debilitated है, ऐसा व्यक्ति बहुत डरपोक मिलेगा आपको, वो डरता होगा, उसको डर ज्यादा लगता होगा, ठीक है। मंगल डेबिलिटेटेड कौन सी राशि में होता है, मंगल नीच का कौन सी राशि में होता है, मंगल नीच का होता है कैंसर साइन में, चौथी राशि में मंगल नीच का हो जाता है। अब ऐसे व्यक्ति को आप बोलो कि आप ऐसे व्यक्ति को इसके मम्मी पापा चाहते हैं कि हम इसको पुलिस में भेजें, इसको आर्मी में भेजें, इससे कोई ऐसे काम कराएं जो मंगल रिलेटेड है, ऑब्वियस सी बात है मंगल अच्छी स्थिति में नहीं बैठा। ऐसा नहीं है कि ये व्यक्ति अपने जीवन में कुछ कर नहीं पाएगा, ऑब्वियस सी बात है, बस सिर्फ और सिर्फ एक यही काम तो नहीं बचे ना जो मंगल से कनेक्टेड है। तो मंगल डेबिलिटेटेड होता है तो ऐसे व्यक्ति की इम्यूनिटी कमजोर होती है, मंगल हमारी देह है, ठीक है। तो आपको डेली लाइफ में आपको ऐसे समझ में आएगा। जुपिटर डेबिलिटेटेड होगा, जुपिटर अगर डेबिलिटेटेड होगा तो ऐसे व्यक्ति की समझ कम होगी, ऐसे व्यक्ति की समझदारी कम होगी, विजडम कम होगी। जुपिटर कौन से साइन में डेबिलिटेटेड होता है, जुपिटर कैप्रिकॉर्न में डेबिलिटेटेड होता है। ऐसे व्यक्ति की हम ये कहते हैं कि कहीं ना कहीं वो एक समाज के जो एक नियम कायदे कानून दायरे उनसे अलग हटने की कोशिश होगी। तो ऐसे व्यक्ति का मैं ये कहूंगी कि ऐसे व्यक्ति का ना, जैसे जुपिटर एग्जॉल्टेड है, ऐसा व्यक्ति आपको कैसे दिखाई देगा, बहुत ज्यादा एप्ट, बिल्कुल एप्ट, मतलब ऐसे व्यक्ति, जुपिटर एग्जॉल्टेड है, ऐसे व्यक्ति के ऊपर शक नहीं करते हम जल्दी। क्यों नहीं करते, क्योंकि हमें पता है ये धोखा नहीं देगा, ये कोई भी ऐसी बात नहीं करेगा जो गलत हो, जो समाज के दायरे में रहकर गलत हो, ठीक है। ये अगर इसकी एक वाइफ है तो ये दूसरी जगह जाकर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं करेगा, नैतिक है ये, ध्यान देना। अभी एक चीज ना बहुत इंपॉर्टेंट बताने जा रही हूं, क्योंकि मैं ना अपने आप को रोक नहीं पाती, मैंने सोचा था कि इसको आराम से बताऊंगी, लेकिन लेट इट बी। सुनो, अब हर जुपिटर एग्जॉल्टेड पे ना आंख बंद करके भरोसा मत कर जाना, क्योंकि कहानी बदल के रख देता है रेट्रोग्रेड। अगर किसी का जुपिटर एग्जॉल्टेड मिल जाए और वो रेट्रोग्रेड हो गया, रेट्रोग्रेड का मतलब है वक्री का मतलब उलट जाना, पलट जाना, कहानी में 360 डिग्री चेंज आ जाएगा। मैंने अभी क्या बोला, एक जुपिटर एग्जॉल्टेड वाले पे शक नहीं किया जाता है, एक जुपिटर एग्जॉल्टेड वाले पे शक नहीं किया जाता है कि ये उसकी विजडम पे, उसकी समझदारी पे, उसके कैरेक्टर पे शक नहीं किया जाता है। मैं ये नहीं कह रही कि अगर रेट्रो हो गया तो शक कर लेना एंड ऑल, लेकिन अगर कोई प्लैनेट एग्जॉल्टेड होकर रेट्रो हो गया ना, वहां प्रॉब्लम है। क्यों प्रॉब्लम है वहां पर, क्योंकि हमारे जो ऋषि थे ना, उन्होंने ऐसे ही नहीं रख दिया नाम वक्री, उल्टा
जबकि सबको पता है कि ग्रह उल्टे नहीं चलते, कभी भी ग्रह हमेशा सीधे ही चलते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो ऐसे प्रतीत होते हैं कि उल्ट वापस चलती हैं। ऐसे नहीं बोल दिया गया वक्री, वक्री की सोच समझ के बात की गई है। एक जुपिटर जो एग्जॉल्टेड होकर बैठा था अपने बेस्ट पोजीशन पर, वो वक्री हो गया, उल्टा हो गया। कर लो बात। अब ऐसे व्यक्ति से आप वो सारी चीजों की उम्मीद नहीं कर सकते हो। अब वो जुपिटर जो आपको एग्जॉल्टेड के प्रभाव दे रहा था, वो जुपिटर आपको डेबिलिटेटेड के प्रभाव देगा। वो कुछ ऐसी, अब जुपिटर एग्जॉल्टेड वाला बंदा, जैसे हमने कहा ना, नियम कायदे कानून इन सब चीजों में चलना चाहेगा, ठीक है, वो नैतिकता को बिल्कुल ऐसे पकड़ के बैठेगा, नहीं तो नहीं, ये तो वो। लेकिन अगर यहां पर प्लैनेट रेट्रो हो गया, एग्जॉल्टेड भी था और रेट्रो भी हो गया साथ में, अब ये नहीं कहूंगी कि अब आंख बंद करके भरोसा कर लेना, क्योंकि अब ये इंसान दायरे तोड़ेगा, जो कि बहुत अच्छा भी है। दायरे में रहकर ना चीजें नहीं होती हैं। अब ये इंसान दायरे तोड़ देगा। अब ये इंसान अलग तरीके से सोचेगा। अब ये इंसान कहेगा कि यार लाइफ में ना हर चीज नैतिकता से नहीं पाई जाती, चीजों को अलग ढंग से सोचना पड़ता है, चीजों को अलग तरीके से करना पड़ता है। जुपिटर एग्जॉल्टेड इंसान को कभी भी बहुत सेल्फिश नहीं बनने देता है, अपने लिए बहुत ज्यादा नहीं सोचने देता है। जुपिटर एग्जॉल्टेड हमेशा ना दूसरों के बारे में ज्यादा सोचता है। जुपिटर एग्जॉल्टेड बहुत ज्यादा गिविंग हो जाता है, इतना गिविंग कि अपने बारे में भूल जाता है। लेकिन वही जुपिटर एग्जॉल्टेड होकर रेट्रो हो गया, अब ऐसा इंसान, ऐसा व्यक्ति अपने बारे में सोचेगा और ज्यादा सोचेगा। वही कहानी, बिल्कुल वही कहानी जुपिटर डेबिलिटेटेड के साथ है। जुपिटर अगर डेबिलिटेटेड मिल जाए किसी का, ऐसा व्यक्ति समझदार नहीं मिलेगा आपको, विजडम नहीं होगी, ज्ञान नहीं होगा, या ये कह लो कि वो ज्ञान को प्रकट नहीं कर पाएगा। अगर होगा भी तो ज्ञान को प्रकट नहीं कर पाएगा, सेल्फ सेंटर्ड ज्यादा होगा। थोड़ा सा हुई ना जुपिटर वाली क्वालिटीज, जब जुपिटर डिस्ट्रेस में आ गया, कैप्रिकॉर्न में आके डिस्ट्रेस में आ गया, तो वो सारी क्वालिटीज कम हो जाएंगी। लेकिन 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 यही जुपिटर रेट्रो हो गया, जुपिटर घूम गया, डेबिलिटेटेड था, अब घूम गया। अब क्या हो गया, कहानी बदल गई। अब ऐसे व्यक्ति का जो ज्ञान होगा ना, वो रेट्रो प्लैनेट को तिगुनी शक्ति मिलती है, तिगुनी शक्ति। वो 3 टाइम्स मोर पावरफुल हो जाते हैं उस उल्टा करने में, उस चीज को उल्टा करने में। तो अब अगर एक नॉर्मल जुपिटर कैप्रिकॉर्न, मतलब जुपिटर किसी का नॉर्मली कैप्रिकॉर्न में है और नॉर्मल है, सीधा है, एकदम डायरेक्ट मोशन में है, कोई टेंशन नहीं है, वक्री नहीं है, रेट्रोग्रेड नहीं है, तो उस केस में, और जिसका जुपिटर डेबिलिटेटेड नीच का होकर वक्री हो गया है, दोनों में जमीन आसमान का फर्क मिलेगा, दोनों में जमीन आसमान का फर्क। क्यों? क्योंकि यहां पर अब ऐसे व्यक्ति की विजडम 3 टाइम्स ज्यादा हो जाएगी। एक एग्जॉल्टेड जुपिटर वाले से भी 3 टाइम्स ज्यादा हो जाएगी ऐसे व्यक्ति की विजडम, ऐसे व्यक्ति का ज्ञान। मैंने जितने भी लोग देखे हैं ना, जुपिटर डेबिलिटेटेड होकर रेट्रो, जुपिटर नीच का होकर रेट्रो, मैंने उनको बहुत ही ज्यादा दिमाग से बहुत तेज पाया है। हो सकता है स्लोली एंड ग्रेजुअली हो, क्योंकि रेट्रो है और रेट्रो अपना प्रभाव लेने में टाइम लगाता है, लेकिन ऐसे लोगों को मैंने तेज पाया है। और इसी तरीके से सारे प्लैनेट्स जो भी एग्जॉल्टेड होकर रेट्रो हो रहे हैं वो उल्टा प्रभाव देंगे, जो डेबिलिटेटेड होकर रेट्रो हो रहे हैं वो बिल्कुल ऑपोजिट प्रभाव देंगे। ठीक है, ऑल्दो मैंने कल सोचा था कि इसके बारे में थोड़ी बहुत बातें कल करेंगे, कल या परसों, बट अभी मैं क्वेश्चन था तो आ गई बात समझ में। मैम, विच प्लैनेट इन विच राशि इज नॉट गुड, फॉर एग्जाम्पल मार्स इन कैंसर। मैं आपको इसका सारा वो दे दूंगी, ठीक है, कि कौन सा प्लैनेट कहां पर एग्जॉल्टेड होता है, कहां डेबिलिटेटेड होता है, कौन से घर हैं, ये सारा ना एक चार्ट पर बनाकर आराम से आपको दे दूंगी। आप आराम से अपने टेबल पर चिपकाना उसको और अपने सामने रखना, ठीक है।
मर्करी इज बुकिश नॉलेज, यस मर्करी इज नॉलेज लाइक बुकिश बट नॉट समझदारी। ऑब्वियस सी बात है, कोई चीज आपने रट ली, हम कहते हैं ना कि बोलना क्या है, ये तो हम 2-3 साल, मतलब बोलना क्या कोई लैंग्वेज है, हम 2-3 साल की उम्र में सीख जाते हैं, लेकिन बोलना क्या है और कब है और किसको कैसे बोलना है, ये समझते समझते मतलब बिल्कुल एकदम पूरी जिंदगी लग जाती है, ये नहीं समझ में आ पाता। ठीक है, तो इट इज कॉल्ड जुपिटर।